एपीटी 6200 अध्याय 86 बड़ा धोखेबाज। आप भी मेरे गुरुजी जैसी ही बात कर रहे हैं कि इंसान का जीवन सीमित है और एक जीवन काल में प्राचीन युद्ध कला की गहराइयों को पूरी तरह समझना असंभव है। कभी कभी जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है। एक व्यक्ति का जीवन महज 100 साल, जिसमें से एक तिहाई सोने में बीत जाता है और बाकी खाने पीने और फालतू के कामों में। वाकई में सार्थक प्रयासों के लिए कितना कम समय बचता है। अनन्या खन्ना अपने गुरुजी की बात करते हुए काफी भावुक हो गई, जो निश्चित रूप से एक सख्त और नीरस व्यक्ति रहे होंगे। हालांकि एक मामूली टिप्पणी पर इतनी गहरी प्रतिक्रिया देखकर आर्यन ने इसे नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराकर कहा, बड़ी बिटिया रानी, ये कहना सही नहीं है। अगर आप इस तरह सोचेंगी तो जीवन में आनंद ही क्या बचेगा। मुझे लगता है कि खाना एक सुख है, सोना एक वरदान है, दुनिया बहुत विशाल है और 100 साल का जीवन बहुत खूबसूरत है। आप समय का उपयोग कैसे किया जाए, इस बात को लेकर इतनी जुनूनी है कि मुझे लगता है यह आपकी साधना को नुकसान पहुंचा रहा है और शायद आपकी प्रगति में बाधा भी बन रहा है। ओह, ये पहली बार है जब मैंने ऐसी थ्योरी सुनी है जो मेरे गुरुजी की बातों से बिल्कुल अलग है। मेरे गुरुजी कहते थे कि हमारे पास जो सीमित समय है उसे पूरी तरह से प्राचीन युद्ध कला के अध्ययन में लगा देना चाहिए, ताकि खोज के इस अनंत रास्ते पर आगे बढ़ा जा सके। अनन्या की आंखों में उत्सुकता चमक उठी और वह आर्यन को एकटक देखने लगी। हे भगवान, ये औरत हर चीज को लेकर इतनी अड़ियल है, कोई हैरानी नहीं कि यह इतनी जिद्दी क्यों है। आर्यन अब भी उसके गुरुजी के सिद्धांतों से सहमत नहीं था। उसने सहज भाव से कहा, मुझे लगता है कि वह बहुत ही अतिवादी विचार है। जीवन में तनाव और शिथिलता, अंधेरा और रोशनी, लचीलापन और कठोरता, यिन और यांग, इनके बीच एक संतुलन होना चाहिए। वही असली मार्ग है। किसी भी चीज की अति बुरी होती है ना? यिन और यांग का संतुलन ही मार्ग है। अनन्या मन ही मन बुदबुदाई और फिर उसने अपनी आंखें मूंद ली, आर्यन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कमाल है, क्या मेरी चंद बातों से इसे कोई ज्ञान प्राप्त हो गया? आर्यन उसे कमरे में खड़े हुए देखता रहा, जहां खिड़की से आती चांदनी सीधे उस पर गिर रही थी। उसकी नजरों में वह चांदनी किसी चमकते हुए दिव्य कणों जैसी लग रही थी। चमत्कार तो ये था कि चांदनी के वे तैरते हुए कण, जैसे किसी बुलावे पर खींचे चले आ रहे हों, अनन्या पर गिरने लगे और उसके शरीर में समाने लगे। प्राचीन युद्ध कला का अभ्यास करने वाले वाकई प्रकृति के धनी होते हैं, जो सूरज और चांद की ऊर्जा को सोखकर खुद को निखार सकते हैं। आर्यन ने बिना हिले डुले अनन्या को वह ऊर्जा सोखने दी। उसे नहीं पता था कि वह कब तक साधना करेगी, इसलिए उसने भी अपना अभ्यास शुरू कर दिया। उसने अपने 12 अभ्यासों की क्रियाएं की, फिर सोफे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने हाथ ऊपर की ओर उठा लिए। उसके चांदनी सोखने की गति अनन्या से कहीं ज्यादा तेज थी। जैसे ही उन दोनों ने ऊर्जा सोखना शुरू किया, आर्यन के कमरे के 10 मील के दायरे की चांदनी उनकी ओर उमड़ने लगी। देखते ही देखते रोशनी के 2 घेरे बन गए, एक छोटा और एक बड़ा। आर्यन का घेरा अनन्या के मुकाबले काफी बड़ा था। आर्यन के प्रभाव में पास की सारी चांदनी उसके कमरे में इकट्ठा हो गई और बहुत घनी हो गई। ऐसा लग रहा था कि आर्यन की मौजूदगी की वजह से अनन्या के लिए भी चांदनी सोखना और भी आसान और तेज हो गया था। अनन्या के चेहरे पर एक सुकून और संतुष्टि का भाव आ गया। उसका हल्का नाइट सूट बिना हवा के भी एक लय में लहरा रहा था। शांत बैठी बड़ी बिटिया रानी वाकई बहुत सौम्य लग रही थी। आर्यन चांदनी सोखते हुए शालीनता की उस मूरत को निहारता रहा, जो वाकई दिल जीत लेने वाली थी। अगर उसे यह डर न होता कि अनन्या की साधना भंग हो जाएगी और वह गलती से अपना मानसिक संतुलन खो देगी, तो आर्यन का मन था कि अभी फोन निकालकर उसकी कुछ तस्वीरें खींच ले। हालांकि वह अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आर्यन ने किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक नहीं समझा। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट्स की इंद्रियां बहुत तेज होती हैं, जरा सी हलचल उसे खतरे में डाल सकती थी। आर्यन अभी देख ही रहा था कि अनन्या के होंठ थोड़े खुले और उसके मुंह से एक धीमी, सुरीली हूं की आवाज निकली। उसने झटके से अपनी आंखें खोलीं और उसकी पुतलियों से एक तेज चमक निकली, जो फिर नर्म पड़ गई और अंत में शांत हो गई। आर्यन ने देखा कि उसके चारों ओर की रोशनी का घेरा अब उसके भीतर समा चुका था। आखिरकार मैंने उस बाधा को छू लिया है और मैं जल्द ही महापूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने वाली हूँ। वह धीरे से अपने आप से बुदबुदाई और तभी उसका ध्यान आर्यन पर गया, जो सोफे पर एक अजीब मुद्रा में बैठा था। वह कमरे में बिखरी चांदनी को देख तो नहीं सकती थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि हवा में कितनी भारी मात्रा में ऊर्जा भरी हुई है। और उस सब का केंद्र आर्यन था, जो अपनी साधना में लीन था। तो ये बात है, अभी जो मेरी साधना इतनी सहजता से सफल हुई, वह सब इस बदमाश की मदद की वजह से थी। ये किस तरह की मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास कर रहा है जो चांदनी को इतनी भयानक गति से सोख सकता है? अनन्या आर्यन को देखती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ऐसी कौन सी शक्तिशाली तकनीक हो सकती है। यहाँ तक कि उसके गुरुजी भी अपनी ऊंची साधना के बावजूद सूरज और चांद की ऊर्जा को उतनी तेजी से नहीं सोख सकते थे जितना आर्यन कर रहा था। ये वाकई किसी चमत्कार जैसा था। साधना पूरी हुई, अभ्यास समाप्त। आर्यन ने एक लंबी सांस छोड़ी और सोफे से नीचे कूद गया।
अभ्यास के इस दौर के बाद उसने अपनी ज़ोंबी पहचान को अपनी मर्जी से नियंत्रित करना सीख लिया था, और अब चांदनी सोखते समय वह अपने असली रूप में नहीं आता था। वरना वह अनन्या के सामने इतनी बेपरवाही से चांदनी सोखने की हिम्मत कभी नहीं करता। अगर उसकी सच्चाई सामने आ जाती तो क्या उसे उसे काटकर ज़ोंबी बनाना पड़ता? उसने इस समय साधना करना इसलिए चुना था ताकि वह अनन्या की थोड़ी मदद कर सके। तुम किस तकनीक का अभ्यास कर रहे हो? अनन्या ने अपने बिखरे हुए बालों को संवारते हुए धीरे से पूछा। आर्यन ने अभी अभी उसकी बहुत बड़ी मदद की थी और अब उसे लगा कि यह बदमाश उतना भी बुरा नहीं है, बल्कि उसमें एक अलग ही कशिश थी। वह नहीं जानती थी कि अपने कोमल हाथों से बालों को संवारने का उसका वह अंदाज और उसकी आंखों की वह नर्म चमक कितनी लुभावनी थी। आर्यन तो उसे देखता ही रह गया। उसे लगा कि हमेशा लड़ने मरने को तैयार रहने वाली यह महिला जब कोमल होती है तो कितनी हसीन लगती है। बड़ी बिटिया रानी, जब आप नर्म दिल होती हैं तो वाकई बहुत प्यारी लगती हैं, आर्यन ने ईमानदारी से कहा। मैं अच्छी लगती हूँ या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अनन्या का चेहरा लाल हो गया और उसे अपने गाल जलते हुए महसूस होने लगे। ये नज़ारा वाकई अद्भुत था। बड़ी बिटिया रानी को शर्माते हुए देख आर्यन अपनी पलकें भी नहीं झपकना चाहता था। वह जितनी सुंदर लग रही थी, आर्यन उसे सच नहीं बता सकता था। मेरे कबीले के नियम मुझे ये बताने से रोकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभी महापूर्णता, ग्रेट परफेक्शन के बारे में क्या कहा था? धत्तेरे की। सवाल पूछते ही आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अनन्या ने उसे शक भरी नजरों से देखा और हैरानी से पूछा, क्या तुम वाकई एक मार्शल आर्टिस्ट हो? तुम्हें जन्मजात अवस्था, पोस्टनेटल के बारे में नहीं पता? इसमें शुरुआती, मध्य, अंतिम और महापूर्णता के चरण होते हैं। महापूर्णता को पार करने के बाद व्यक्ति ईश्वरीय अनेक स्तर पर पहुंचता है। क्या तुम्हारे गुरुजी तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, जो तुम्हें ये बुनियादी बातें भी नहीं बताईं? मेरे गुरुजी वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हैं, वरना मुझ जैसा इंसान साधना की इस थका देने वाली मेहनत में क्यों पड़ता? आर्यन ने अपना माथा पोंछा। वह सवाल पूछने में इतना खो गया था कि लगभग अपना राज खोल ही दिया था। खैर, अनन्या ने उसे अनजाने में ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। तुम अपने गुरुजी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम न होते तो मैं इतनी जल्दी महापूर्णता की बाधा तक नहीं पहुंच पाती। जैसे ही सही मौका मिलेगा, मैं उस स्तर को पार कर लूंगी। अनन्या ने आखिरकार गंभीरता से कहा। हे, बड़ी बिटिया रानी, जब आप इतने सच्चे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हैं, तो क्यों ना खुद को मेरे हवाले करके मेरा कर्ज चुका दें, क्या ख्याल है? आर्यन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अनन्या ने उसकी उस सहज मुस्कान को गलत समझ लिया। उसके मन में जो थोड़ी बहुत अच्छी भावना जागी थी, वह पल भर में गायब हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। एक छिछोरा हमेशा छिछोरा ही रहता है और वह कभी नहीं बदलेगा। अध्याय 87, अच्छाई से दिल जीतना। आर्यन, अब तुम खन्ना परिवार के कच्चे रत्नों के नुकसान की भरपाई के बारे में सोचो, वरना तुम्हें वाकई खुद को हमारे हवाले करना पड़ेगा, अनन्या खन्ना ने नाक चढ़ाते हुए कहा और आगे बहस करने के बजाय दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ये औरत भी कितनी नीरस है, जरा सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता, आर्यन ने मन ही मन सोचा। वह दरवाजे के फ्रेम से सटकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए अनन्या को ऊपर जाते हुए देखने लगा। इतनी खुलेआम प्रशंसा भला अनन्या की नजरों से कैसे बचती? अचानक उसने हाथ झटका और उसका वह छोटा खंजर सड़ाक की आवाज के साथ हवा को चीरता हुआ आर्यन की ओर आया। अरे बड़ी बिटिया रानी, अभी तो मैं खुद को आपके हवाले करने वाला हूं और आप अभी से अपने होने वाले साथी की जान लेने पर तुली हैं। आर्यन ने हंसते हुए 2 उंगलियों के बीच उड़ते हुए खंजर को पकड़ लिया और कहा, इस प्यार भरे तोहफे के लिए शुक्रिया। उसने वहां और रुकना ठीक नहीं समझा और तेजी से कदम बढ़ाते हुए तीसरी मंजिल की ओर भाग गई। आर्यन खुद में मुस्कुराया और सोचने लगा, चाकू छुरी के साथ खुद को कड़क दिखाती रहो, अभी तो मैंने तुम्हें सबक सिखाना शुरू भी नहीं किया है। उस तेज और सुंदर खंजर को सहलाते हुए आर्यन ने चैन से दरवाजा बंद किया। अब जब आसपास कोई नहीं था, तो वह पूरा ध्यान चांदनी की ऊर्जा सोखने पर लगा सकता था। अगले दिन स्कूल में अनन्या खन्ना कहीं नजर नहीं आई, न तो सुबह का नाश्ता मिला और न ही गाड़ी। आर्यन के मन में उसके लिए फिर से वही घमंडी वाली छवि उभरी, जरा सा मजाक क्या किया, सारी सेवाएं ही बंद कर दी। छोटी बिटिया रानी, क्या तुम्हारी दीदी को नाश्ते की जरूरत नहीं है? वह इतनी जल्दी चली गई? आर्यन ने अपना नाश्ता करते हुए पूछा। दीदी ने कहा कि कोई जरूरी काम है और वह जल्दी ऑफिस निकल गईं। शायद वे कोई नया स्टोव वगैरह खोल रही हैं। मैंने उन्हें मम्मी से फोन पर बात करते सुना था, पूरी बात तो समझ नहीं आई, पर पता नहीं वह किस तरह की दुकान है। रीमा को कुछ खास पता नहीं था, क्योंकि अनन्या अक्सर बिजनेस की बातें उससे साझा नहीं करती थी। गाड़ी न होने के कारण आर्यन को खुद गाड़ी चलाकर जाना पड़ा। उसे हैरानी तब हुई जब स्कूल के बाद जिया ने उससे लिफ्ट मांगी। वह सुबह कहाँ थी और स्कूल कैसे पहुंची, यह एक रहस्य ही था।
छोटी बिटिया रानी, क्या तुम कभी जिया के घर गई हो? उसके घरवाले क्या करते हैं? स्कूल पहुंचने पर आर्यन ने पूछा। उसे याद आया कि ये दोनों काफी अच्छी सहेलियां हैं। नहीं, मैं कभी उसके घर नहीं गई और न ही मुझे पता है कि उसके घरवाले क्या करते हैं। वह कभी इस बारे में बात नहीं करती और मुझे पूछना भी अजीब लगता है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारा दिल जिया पर आ गया है? रीमा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ उसे छेड़ा। किसी सुंदरी के निजी मामलों के बारे में अचानक पूछना गलतफहमी पैदा कर सकता था, लेकिन उस छोटी लड़की जिया के लिए ऐसा सोचना कुछ ज्यादा ही था। आर्यन ने रीमा की आंखों में शरारत देखी, साफ था कि वह उसे तंग कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे छेड़ो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। इधर आओ, तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। आर्यन ने अपनी हथेली उठाई, जैसे वह उसे सजा देने वाला हो। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उस छोटी लड़की का चेहरा हल्का लाल हो गया और वह मुड़कर भाग गई। रीमा ने अपना सिर झुकाया और आगे की ओर भागी, लेकिन तभी वह गलती से किसी से टकरा गई। रश्मि मैम, उस लड़की ने ऊपर देखा और अपनी क्लास टीचर को पाया। वह शर्म से लाल हो गई और झट से क्लास के अंदर भाग गई। रश्मि चाची, आर्यन, जो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया था, अपनी मोटी खाल के बावजूद काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। रश्मि मैम ने उसकी ओर एक हल्के फुल्के अंदाज में देखा और कहा, आर्यन, मुझे लगा था कि तुम्हें जिया पसंद है, पर तुम तो रीमा के साथ हो। चाची, आप गलत समझ रही हैं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं अभी भी कुंवारा हूँ। आर्यन ने जल्दी से सफाई दी, जो कि सच भी था। सच में, मुझे लगता है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तुम्हें सुधारने के लिए एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। मुझे लगता है जिया और रीमा दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। तुम सोच सकते हो, अगर तुम्हारी उनसे बात करने की हिम्मत न हो, तो चाची तुम्हारी मदद करेगी। रश्मि मैम की बातों ने आर्यन को एक बार फिर हक्का बक्का कर दिया। रश्मि मैम के मन में वह अब भी वही 11वीं क्लास वाला भोला लड़का था, लेकिन आर्यन उनसे सहमत नहीं हो सकता था, वरना वह वाकई उन दोनों लड़कियों के पास पहुंच जाती। नहीं चाची, इसकी जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे खुद कोई लड़की नहीं मिलेगी। मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ। आर्यन वहां से जल्दी भाग निकला। उसे डर था कि अगर बात आगे बढ़ी तो वह वाकई उसका रिश्ता पक्का कर देंगी। ये लड़का भी ना अभी भी शर्माता है। रश्मि मैम ने सिर हिलाते हुए हंसकर कहा, फिर आर्यन को आवाज दी, मिस्टर त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है, अब तुम आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। आर्यन ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसने सुन लिया है। उसे कल से ही पता था कि यही होने वाला है। त्यागी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उसका किसी न किसी से झगड़ा होना और बाहर निकाला जाना तय था, खासकर जब बड़ी बिटिया रानी खुद उसे विदा करने आए हों। सुबह अंग्रेजी की क्लास नहीं थी, और यह साफ नहीं था कि त्यागी की जगह क्लास 3-1 को कौन पढ़ाएगा। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण क्लास थी, स्कूल प्रबंधन सोच समझकर ही फैसला लेगा। क्लास के बीच के ब्रेक का फायदा उठाते हुए आर्यन ने राहुल को फोन किया। आर्यन भाई, मैं तो तुम्हें याद करके ही मर रहा था। कुछ दिनों से दिखे नहीं, क्या चल रहा है? मिलने क्यों नहीं आते? खैर छोड़ो, ना आओ तो ही अच्छा है। अगर आए तो दादाजी तुम्हें घेर लेंगे और फिर हम कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। जैसे ही फोन उठा, राहुल की बकबक शुरू हो गई, जिससे आर्यन को हल्की सी झुंझलाहट हुई। दादाजी घेर लेंगे, ये बात उसने मिस्टर हनुमान काका के लिए कही थी, जो काफी मजाकिया थी। अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। तुम्हारा परिवार रत्नों और जवाहरात का काम करता है ना? क्या तुम सेठ धनसुख को ढूंढ सकते हो? या कम से कम उसका फोन नंबर ही मिल जाए। राहुल से बात करने के लिए सीधे मुद्दे पर आना जरूरी था, वरना वह बात को आसमान पर ले जाता। क्यों? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं है और तुम उसे पीटना चाहते हो? कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई उसे ढूंढ लेगा। बस जब उसे कूटने जाओ तो मुझे बता देना। हे। हैरान करने वाला और आक्रामक आर्यन पक गया था। किसी दिन उसे इसकी एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी जो इसे काबू में रखे। आर्यन ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म की, पीटना नहीं है। मुझे उससे कुछ काम है। अगर वह मिल जाए, तो उसे दोपहर में शिकोपुर हाई स्कूल के बाहर वेस्ट गार्डन रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहो। याद रखना, उसे तमीज से बुलाना, डराकर भगा मत देना। फोन रखने के बाद आर्यन ने थोड़ा और सोचा। खन्ना परिवार के उन कच्चे रत्नों को ठिकाने लगाने के लिए उसे इसी बिजनेस के लोगों के साथ काम करना होगा। अभी 2 पीरियड भी नहीं गुजरे थे कि राहुल का मैसेज आ गया। सेठ धनसुख दोपहर 12:30 बजे मिलने के लिए तैयार है। राहुल ने उसे कैसे ढूंढा, आर्यन को इससे कोई मतलब नहीं था। दोपहर में स्कूल खत्म होने के बाद आर्यन ने पहले रीमा को घर छोड़ा और फिर अकेले निकल गया। जब वह वेस्ट गार्डन रेस्टोरेंट पहुंचा, तो वह लड़का राहुल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन भाई, सेठ धनसुख अंदर ब्यूटी पवेलियन प्राइवेट रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस जब भी हमला करना हो इशारा कर देना, मैं तैयार हूं। राहुल ने अपनी छाती ठोकते हुए बदमाश जैसी मुस्कान के साथ कहा। आर्यन ने उसे तिरछी नजर से देखा और हंसते हुए बोला, राहुल भाई, तुम तो हमेशा तैयार रहते हो, वाकई शेर आदमी हो।
हंसी मजाक करते हुए वे कमरे तक पहुंचे। सेठ धनसुख अंदर बेचैनी से बैठा था। मेज पर पहले से ही कई तरह के ठंडे व्यंजन सजे हुए थे। मिस्टर आर्यन, आप आ गए, कृपया मुख्य सीट पर बैठिए। मिस्टर राहुल, आप भी बैठिए। आर्यन और राहुल को अंदर आते देख सेठ धनसुख तुरंत उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा। उसकी चर्बी से भरी गर्दन और ठुड्डी हंसते समय आपस में गुंथ रही थी। आर्यन ने बिना किसी संकोच के मुख्य कुर्सी पर अपनी जगह बना ली। फिर धनसुख के इशारे पर वेटर अंदर गर्मा गर्म खाना और पीने की चीजें लाने लगे। अध्याय 88, अहलावत परिवार की घेराबंदी। असल में आर्यन ने सेठ धनसुख से मिलने का समय तय किया था, लेकिन जब वह पहुंचा तो देखा कि धनसुख ने पहले से ही खाने पीने का सारा इंतजाम कर रखा था। साफ था कि पिछली भिड़ंत की यादें अभी भी उसके जहन में ताज़ा थीं और वह डरा हुआ था। सेठ जी, मुझे दोपहर में स्कूल जाना है, इसलिए शराब की जरूरत नहीं है। बस एक पॉट अच्छी चाय मंगा लीजिए, आर्यन ने शांति से कहा। वह नहीं चाहता था कि स्कूल में उसके मुंह से शराब की गंध आए और लोग उसे कोई बिगड़ा हुआ शराबी समझें। बिल्कुल, जैसा मिस्टर आर्यन चाहें, वही होगा, धनसुख ने तुरंत जवाब दिया। उसने बिना किसी नखरे के वेटर को बेहतरीन चाय लाने का इशारा किया। उसकी यह समझदारी देख आर्यन थोड़ा प्रभावित हुआ। वह उन बेवकूफ लोगों जैसा नहीं था जो माहौल को समझे बिना जबरदस्ती शराब पिलाने पर तुले रहते हैं। धनसुख की म्यांमार में पन्ने की खदानें थीं, वह केवल रत्नों का व्यापारी नहीं था। यही वह वजह थी जिसकी वजह से आर्यन ने उसके साथ काम करने का सोचा था, वरना वह ऐसे इंसान पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। सेठ जी, आपका समय कीमती है और मैं बात को घुमाऊंगा नहीं ताकि आपकी अपनी खास मित्र के साथ मुलाकात में देरी न हो। आपने खन्ना ग्रुप के उन कच्चे रत्नों वाली बात तो सुनी ही होगी। आर्यन ने अपनी चाय का घूंट भरते हुए बिना किसी भाव के पूछा। सच तो ये था कि आर्यन के चेहरे को देखकर राहुल भी उसके मन की बात नहीं जान पा रहा था। धनसुख उसे बड़ी सावधानी से देख रहा था, उसे डर था कि कहीं यह मामला उसे न लपेट ले। आखिर उसने ही वह खेप अहलावत परिवार को बेची थी, और वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस युवक का गुस्सा उस पर फूटे, जिसका नतीजा हाथ पैर टूटने जैसा कुछ भी हो सकता था। मिस्टर आर्यन, सच कहूं तो जब मैंने वे पत्थर बेचे थे, तब उनमें कोई खराबी नहीं थी। अगर कारीगरों से कोई चूक भी हुई होती, तो वह इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी जितनी अफवाहें उड़ रही हैं। पक्का किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। धनसुख ने धीमी आवाज में सफाई देने की कोशिश की। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह युवक खन्ना परिवार के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, फिर भी वह खुद को इस झमेले से दूर रखना चाहता था। आर्यन उसकी घबराहट समझ रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे छोड़ देगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी, इस सौदे में सिर्फ 3 पक्ष शामिल थे, आप, अहलावत परिवार और खन्ना परिवार। आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, तो इसका क्या सबूत है? या फिर आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि यह गड़बड़ कहां से शुरू हुई? ये सुनकर धनसुख के पसीने छूट गए। अगर किसी ने जानबूझकर पत्थरों के साथ छेड़छाड़ की थी, तो वह सबूत क्यों छोड़ेगा? और वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा? धनसुख रत्नों के धंधे का पुराना खिलाड़ी था, लेकिन उसने आज तक इतने बड़े स्तर का धोखाधड़ी का मामला नहीं देखा था। ऊपर से, ये युवक लड़ने में बहुत बेरहम था। धनसुख को लग रहा था कि इतनी ताकतवर शख्सियत का कोई बड़ा बैकग्राउंड जरूर होगा। या तो वह किसी रसूखदार खानदान से है या उसका गुरु कोई बहुत पहुंच वाला इंसान है। जो भी हो, वह उससे उलझने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मेरे मेरे पास वाकई कोई सबूत नहीं है, धनसुख ने कांपते हुए स्वीकार किया। चूंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है सेठ जी, तो आप मुख्य संदिग्ध बन जाते हैं। रत्नों के बाजार में इतनी बड़ी धोखाधड़ी करना उसूलों के खिलाफ है। मुझे नहीं लगता कि आपके दोनों हाथ काट कर भी इसकी भरपाई हो पाएगी, आर्यन ने बहुत ही सपाट और ठंडे लहजे में कहा। आर्यन का यह अंदाज देखकर धनसुख और भी बुरी तरह डर गया। उसके शरीर की चर्बी घबराहट से कांपने लगी और वह हकलाते हुए बोला, मिस्टर आर्यन, सच मानिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ। ध तेरे की, यह मोटा इज्जत की बात कर रहा है, जिसने न जाने कितनी औरतें पाल रखी हैं। ऊपर से इसकी पसंद भी कितनी घटिया है। इसका चरित्र तो पहले ही टुकड़ों में बिखरा हुआ है, इज्जत की क्या बात करना। आर्यन ने चुपके से राहुल को आंखों से इशारा किया। राहुल तुरंत समझ गया और उसने एक सधे हुए अंदाज में कहा, सेठ जी, जरा गहराई से सोचिए। अगर आप नहीं हैं, तो कौन हो सकता है? क्या खन्ना परिवार खुद को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, खन्ना परिवार तो बिल्कुल नहीं। धनसुख ने आर्यन की ओर डरते हुए देखा और जल्दी से बोला, खन्ना ग्रुप हमेशा बिजनेस में ईमानदारी के लिए जाना जाता है, ये बात पूरी मार्केट जानती है। वे ऐसा नहीं कर सकते, ये तो जरूर। किसकी चाल है ये? राहुल ने अचानक जोर से पूछा। अहलावत परिवार, पक्का यह अहलावत परिवार की ही करतूत है। धनसुख एक बार फिर ठंडे पसीने में नहा गया। धनसुख काबिल तो था लेकिन मौत से बहुत डरता था। जैसे ही उसकी जान पर बात आई, वह ढेर हो गया। वैसे तो सभी अमीर लोग मौत से डरते हैं, पर यह कुछ ज्यादा ही डरपोक था।
वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छा अंदाजा लगाया, लेकिन फिर भी सबूत नहीं है। ऐसा करते हैं, आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन कच्चे रत्नों की खेप वापस अहलावत परिवार को ही बेच दीजिए। आर्यन ने धीरे से अपना असली मकसद सामने रखा। शुरुआत में आर्यन चाहता था कि वह धनसुख पर सीधा दबाव डाले, लेकिन उसमें कोई ठोस वजह नहीं होती। अगर धनसुख को दीवार से सटा दिया जाता, तो शायद वह पूरी योजना चौपट कर देता। अब उसे अपनी बातों में फंसाकर और डराकर आर्यन ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। अहलावत परिवार को वापस बेचना, ये तो। धनसुख अभी भी थोड़ा झिझक रहा था। क्या सेठ जी को लग रहा है कि अहलावत परिवार से पंगा लेना भारी पड़ेगा? आपको खुद सामने आने की जरूरत नहीं है। आप इतने लोगों को जानते हैं, किसी और को आगे कर दीजिए। अहलावत परिवार को पता भी नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन है ना? आर्यन ने उसे रास्ता सुझाया। यही अहलावत और खन्ना परिवार के बीच का अंतर था। भले ही अहलावत परिवार का बिजनेस खन्ना ग्रुप जितना बड़ा नहीं था, लेकिन लोग उनसे उलझने से डरते थे क्योंकि उनका तरीका बहुत बेरहम था। दूसरी ओर श्रीमती खन्ना और उनकी बेटी ईमानदारी से बिजनेस करती थीं, लेकिन उनका तरीका बहुत नर्म था, जिससे बुरे लोग उनसे नहीं डरते थे। राहुल भी समझ गया कि आर्यन धनसुख के जरिए उन बेकार पत्थरों को वापस अहलावत परिवार के गले मरना चाहता है। इससे न केवल अनन्या खन्ना की मदद होगी, बल्कि अहलावत परिवार को भी करारा झटका लगेगा। धनसुख अपना प्याला थामे चाय पीता रहा और गहरी सोच में डूब गया। जब आर्यन ने देखा कि वह अभी भी हिचकिचा रहा है, तो उसने अपनी आंखें तरेरी और कड़क आवाज में कहा, सेठ जी, क्या आप अभी भी अहलावत परिवार के डर के बारे में सोच रहे हैं? मैं आपको बता दूं, वे खुद अपनी मुसीबतों में फंसे हैं और उनके पास बदला लेने का समय नहीं है। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले उनका एक खास आदमी मारा गया है। क्या आपको लगता है कि आज का अहलावत परिवार पहले जैसा रौब दिखा पाएगा? आर्यन की वह ठंडी मुस्कान देखकर धनसुख का हलक सूख गया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई मशवरा नहीं बल्कि एक सीधी धमकी थी। उसे ऐसा लगा कि अगर उसने हाँ नहीं की, तो उसका अंजाम भी अहलावत परिवार के उस आदमी जैसा ही होगा। धनसुख की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है मिस्टर आर्यन, मैं तैयार हूँ। काम बनता देख आर्यन ने अपना सख्त लहजा बदला और एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी, खन्ना परिवार ने कहा है कि उन्हें सिर्फ अपनी मूल रकम वापस चाहिए। अगर आप इसे उससे ज्यादा कीमत पर बेच पाते हैं, तो ऊपर का सारा पैसा आपका होगा। खन्ना परिवार उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेगा। सच में? धनसुख की बुझी हुई आंखों में चमक वापस आ गई। जब उसे पक्का भरोसा मिल गया, तो उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। आर्यन की साम दाम दंड भेद की इस नीति ने धनसुख को घुटनों पर ला दिया था, जिसे देख राहुल मन ही मन आर्यन के लिए बहुत सम्मान महसूस कर रहा था। अध्याय 89, लड़कियों को ठगने में माहिर। सेठ जी, आपके साथ सौदा करके खुशी हुई। चलिए अब खाना शुरू करते हैं, अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आर्यन ने सभी को खाने के लिए बुलाया और वह और राहुल मजे से भोजन करने लगे। हालांकि सेठ धनसुख बहुत ही सावधान था। आज उसने आखिरकार आर्यन की असली ताकत और सूझबूझ देख ली थी। आर्यन की सख्ती और नरमी के मेल ने धनसुख के पास विरोध की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। ये सोचकर कि उसने कभी आर्यन को अपना अंगरक्षक बनाने का सोचा था, धनसुख के मन में सिहरन दौड़ गई। ऐसा असाधारण व्यक्ति किसी के बस में होने वाली चीज नहीं थी। दूसरी ओर गहराई से सोचने पर धनसुख को थोड़ी खुशी भी हुई। वह हमेशा अहलावत परिवार के साथ साझेदारी में रहा था, लेकिन अब आर्यन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिलना उसके लिए एक अच्छी बात साबित हो सकती थी। भोजन का समय इसी अजीब से माहौल में बीता। विदा लेते समय आर्यन ने धनसुख को याद दिलाया, सेठ जी, अहलावत परिवार का वह आकाश अहलावत आजकल कुछ दिक्कतों में लग रहा है। उसने दूसरों का काफी पैसा देना है। अगर आप शुरुआत उससे करें और उसे कुछ फायदे का लालच दें, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सच में? अगर ऐसा है, तो ये सौदा पक्का समझिए। इस जानकारी के लिए शुक्रिया, मिस्टर आर्यन। धनसुख ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और फुर्ती से वहां से निकल गया। एक और जरूरी काम निपट जाने पर आर्यन ने भी राहत की सांस ली। अगर उसे ये सब अकेले संभालना पड़ता, तो वह उलझ जाता क्योंकि उसे व्यापार की बारीकियों का इतना पता नहीं था। आर्यन हमेशा इस सिद्धांत को मानता था कि पेशेवर काम पेशेवरों के जरिए ही करवाए जाने चाहिए। आर्यन भाई, तुम तो कमाल हो। तुमने धनसुख को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। तुम वाकई मेरे हीरो हो, राहुल ने आर्यन को दोनों अंगूठे दिखाकर प्रशंसा करते हुए कहा। उसकी बातों ने आर्यन के मन में एक विचार पैदा किया। वह अनन्या खन्ना के साथ मिलकर एक खास रत्नों की दुकान खोलने जा रहा था। अगर वह राहुल जैसे हाजिर-ए-जवाब और रसूखदार दोस्त को इसमें शामिल कर ले, तो वह निश्चित रूप से एक बड़ी संपत्ति साबित होगा। राहुल, मैं अनन्या खन्ना के साथ मिलकर एक रत्नों की दुकान खोल रहा हूँ। क्या तुम दिलचस्पी लोगे? आर्यन ने सीधे तौर पर पूछा। उसे इस दोस्त के साथ घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं लगी। आर्यन भाई, तुम उस बात को लेकर गंभीर थे जो तुमने पहले फोन पर पूछी थी। मुझे लगा तुम बस ऐसे ही पूछ रहे हो। राहुल को आर्यन के साथ हुई पिछली बातचीत याद आई।
तब आर्यन ने विस्तार से जानकारी मांगी थी और राहुल को उस समय थोड़ा अजीब लगा था। उसे अंदाजा नहीं था कि आर्यन सच में दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है। तुम अहलावत परिवार के खिलाफ ये दुकान खोल रहे हो, है ना? राहुल बेवकूफ नहीं था। मौजूदा हालात बता रहे थे कि दुकान खोलना निश्चित रूप से खन्ना परिवार की हालिया मुसीबतों से जुड़ा था। उसने गंभीरता से कहा, मुझसे इतनी बड़ी बात पहले साझा करना दिखाता है कि तुम मुझे अपना भाई मानते हो। और चूंकि मामला अहलावत परिवार के खिलाफ है, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूं? पर फिक्र मत करो, मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगा। राहुल भले ही स्वभाव से थोड़ा चंचल था, लेकिन बड़े मामलों में उसका दिमाग बहुत साफ रहता था। आर्यन संतुष्ट होकर मुस्कुराया, उसे खुशी हुई कि उसने अपने दोस्त को परखने में गलती नहीं की। दोनों ने तय किया कि राहुल इस बारे में अनन्या खन्ना से बात करेगा। जहां तक हिस्सेदारी के बंटवारे की बात थी, वह अनन्या के फैसलों पर निर्भर था। राहुल से विदा लेने के बाद आर्यन ने अपना फोन देखा, स्कूल का समय होने वाला था। वह गाड़ी चलाकर वापस खन्ना हवेली पहुंचा ताकि रीमा खन्ना को स्कूल ले जा सके। दोपहर में अंग्रेजी की क्लास थी, जिसे दूसरी क्लास के एक टीचर पढ़ा रहे थे। उन्होंने जिक्र किया कि यह बस एक अस्थायी व्यवस्था है, क्योंकि स्कूल ने अभी तक तय नहीं किया है कि सीनियर क्लास की अंग्रेजी की कमान किसे सौंपी जाए। क्लास के बीच 10 मिनट के ब्रेक में आर्यन का फोन बजा। उसने देखा कि वह एक अनजान नंबर था। क्या सेठ धनसुख के साथ कुछ हुआ? नहीं, अभी तो सौदा शुरू भी नहीं हुआ होगा। उसने कॉल उठाया तो दूसरी ओर से बड़ी बिटिया रानी यानी अनन्या की आवाज आई। आर्यन ने सहज भाव से मुड़कर रीमा की ओर देखा, जो अपनी किताब में खोई हुई थी। वह चुपचाप बाहर निकल गया। हालांकि जैसे ही वह उठा, उसने जिया के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान देखी। वह जानता था कि उस लड़की की सुनने की शक्ति बहुत तेज है और उसने भांप लिया है कि फोन पर किसी महिला की आवाज थी। जिया के चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वह किसी गुप्त मुलाकात पर जा रहा हो, लेकिन वह तो एक शरीफ लड़का था। उसे नजरअंदाज करते हुए आर्यन शांत भाव से बाहर निकल गया। आर्यन, मैं अनन्या बोल रही हूँ। स्कूल के बाद रीमा को घर छोड़ने के बाद मुझे लेने के लिए खन्ना ग्रुप की बिल्डिंग पर आ जाना। अनन्या का लहजा हमेशा की तरह आदेशात्मक था। पर खन्ना परिवार की तनख्वाह लेने के कारण आर्यन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने सिर हिलाया, फिर याद आया कि वह उसे देख नहीं सकती, तो बोला, ठीक है। बीप बीप बीप। उसने अपना फोन भी अपने उसी रूखे और दबंग अंदाज में काट दिया। आर्यन को उसकी यह बात थोड़ी खटकती थी। बड़ी प्रेसिडेंट अनन्या खन्ना, जो ठहरी। वक्त तेजी से बीता और स्कूल के बाद आर्यन ने रीमा और जिया को घर छोड़ा। उन दोनों के पास एक दूसरे का साथ था, इसलिए रीमा ने उससे यह नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, और आर्यन खुश था कि उसे झूठ नहीं बोलना पड़ा। खन्ना ग्रुप की इमारत शिकोपुर शहर की मशहूर इमारतों में गिनी जाती थी। आर्यन ने चून की शाइन मॉल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया था, इसलिए उसे मुख्यालय का पता अच्छी तरह मालूम था। गाड़ी पार्क करने के बाद आर्यन का इरादा बाहर ही इंतजार करने का था, पर तभी एक और फोन आया। आर्यन, ऊपर आ जाओ, मेरी सेक्रेटरी तुम्हें ले आएगी। आर्यन को समझ नहीं आया कि अनन्या क्या खिचड़ी पका रही है। पहले यहाँ बुलाया और अब ऊपर बुला रही है। क्या यह महिला सच में किसी ऑफिस रोमांस की योजना बना रही है? ऑफिस का माहौल अक्सर ऐसी चीजों के लिए मशहूर होता है। जब वक्त आएगा, तो क्या वह उसके सामने हथियार डाल देगा या मुकाबला करेगा? ये सोचने लायक सवाल था। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों के साथ आर्यन इमारत के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। यकीनन, वहां एक युवा महिला सेक्रेटरी उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन ने करीब जाकर देखा तो पाया कि वह सेक्रेटरी भी काफी सुंदर थी। उसकी वर्दी उसके शरीर पर बिल्कुल सटीक बैठ रही थी, और ऊंची हील्स के साथ वह एक पेशेवर सहायक की तरह दिख रही थी। आर्यन को पहले कभी समझ नहीं आता था कि बड़े बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ अक्सर चर्चा में क्यों रहते हैं। लेकिन अनन्या की सेक्रेटरी को देखकर उसे समझ आ गया। ऐसी सुंदरता के सामने दिन भर रहना किसी का भी मन मोह सकता था। जब वह सेक्रेटरी को परख रहा था, तो वह भी उसे देख रही थी। अनन्या ने इससे पहले कभी किसी युवा पुरुष को अपने ऑफिस में आने की अनुमति नहीं दी थी। सेक्रेटरी जानना चाहती थी कि इस आदमी में ऐसा क्या खास है। पर थोड़ी देर देखने के बाद उसे कुछ असाधारण नहीं लगा। उसका शरीर सुगठित था और वह दिखने में काफी आकर्षक था। उसकी मर्दानगी और आत्मविश्वास किसी भी लड़की का दिल धड़काने के लिए काफी था। फिर भी, वह जानती थी कि उसकी बॉस केवल दिखावे से प्रभावित होने वाली महिला नहीं थी। सुंदर कन्या, क्या तुमने कुछ पता लगाया? आर्यन ने अचानक पूछा। अचानक आवाज सुनकर उस सेक्रेटरी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। उसने बहुत ही सलीके से जवाब दिया, मिस्टर आर्यन, नमस्ते। मैं सेक्रेटरी शर्मा हूँ, कृपया मेरे पीछे आइए। शर्मा जी, आप तो वाकई कमाल हैं, इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट अनन्या की इतनी काबिल सहायक बन गईं। लिफ्ट में जाते समय आर्यन ने सहज बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शर्मा जी, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शर्मा जी,
अजीब बात थी, सेक्रेटरी शर्मा ने आर्यन की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, सिवाय उन शुरुआती शब्दों के। आखिरकार वे अनन्या के ऑफिस के सामने पहुंचे और आर्यन खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, शर्मा जी, क्या आप बता सकती हैं कि आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही थी? सेक्रेटरी शर्मा ने उसकी ओर देखा, जैसे वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही हो। उसने अपने होंठ खोले और कहा, मैडम अनन्या ने मुझे आपसे ज्यादा बात न करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि आप लड़कियों को ठगने में बहुत माहिर हैं। मैं आर्यन का मन किया कि वह जोर से चिल्लाए, अनन्या खन्ना, तुम्हारी तो। अध्याय 90, बॉयफ्रेंड बनने का नाटक। शर्मा जी, कृपया समझिए, ये मैडम अनन्या ने कहा है, और ऐसा लगता है कि मैडम भी गलत नहीं है। सेक्रेटरी शर्मा ने आर्यन पर एक नज़र डालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसमें सेक्रेटरी शर्मा की कोई गलती नहीं थी, इसलिए आर्यन उन्हें दोष नहीं दे सका। लाचारी महसूस करते हुए उसने कहा, बात आपकी नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि मैं लड़कियों को ठगने में माहिर हूँ? मैं तो असल में एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। हा हा हा। सेक्रेटरी शर्मा ने अपना मुंह छिपाकर हंसते हुए कहा, कौन खुद को शरीफ कहता है? आपकी खाल तो वाकई बहुत मोटी है। एक खूबसूरत महिला से ऐसा सुनकर मुझे वाकई शर्म आ रही है, आर्यन ने बनावटी शर्म के साथ कहा। हे, आप वाकई दिलचस्प हैं। अब जल्दी अंदर जाए, वरना मैडम अनन्या नाराज हो जाएंगी। सेक्रेटरी शर्मा ने सिर हिलाया और आर्यन को अंदर जाने का इशारा किया। ठीक है, रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया, सुंदर बहन। आर्यन की इस टिप्पणी पर सेक्रेटरी शर्मा ने एक बार फिर मजाक में अपनी आंखें घुमाईं। उसी पल आर्यन ने दरवाजा खोला और सेक्रेटरी शर्मा ने उसके पीछे से उसे बंद कर दिया। अनन्या खन्ना का ऑफिस काफी बड़ा और रोशनी से भरा था, जिसकी एक दीवार पूरी तरह कांच की थी जहां से बाहर की सड़कों का नजारा साफ दिखता था। आर्यन की उम्मीद के मुताबिक ऑफिस को गहरे और सख्त रंगों से सजा होना चाहिए था, जो एक सख्त मिजाज मालिक की पहचान होती है। लेकिन चारों ओर देखने के बाद उसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए। ऑफिस की दीवारों पर किसी मशहूर हस्ती की पेंटिंग या कलाकारी नहीं थी, बल्कि ढेरों तस्वीरें थीं। आर्यन ने ध्यान से देखा, वे खन्ना ग्रुप के जमीनी कर्मचारियों की तस्वीरें थीं, जिनमें काम करते हुए और ग्रुप फोटो शामिल थीं। तस्वीरों में मौजूद हर शख्स बिना किसी अपवाद के मुस्कुरा रहा था, और वह मुस्कान बनावटी नहीं बल्कि दिल से निकली हुई लग रही थी। इन तस्वीरों ने आर्यन को चौंका दिया। अनन्या के बारे में उसकी समझ ये थी कि वह एक दबंग महिला सीईओ है, लेकिन ऑफिस की सजावट बहुत ही घरेलू और सुकून देने वाली थी। उसे अचानक अनन्या के बारे में थोड़ा और समझ आया। वह केवल खन्ना परिवार की बड़ी बेटी नहीं थी, बल्कि हजारों कर्मचारियों की बॉस भी थी। उसे न केवल पारिवारिक बिजनेस संभालना था, बल्कि उन सभी लोगों के घर की रोटी का भी ख्याल रखना था। ये बड़ी जिम्मेदारी उसके कोमल कंधों पर थी, जिसने उसे अपनी कोमलता छिपाकर सख्त बनने पर मजबूर कर दिया था। तुम आ गए, अंदर वाले कमरे में जाओ और अपने कपड़े उतारो। काम में डूबी अनन्या ने एक पल के लिए सिर उठाकर उसे देखा और फिर से फाइलों में व्यस्त हो गई। कपड़े उतारूं? यह क्या चक्कर है? आर्यन ने अभी उसे एक नए नजरिए से देखना शुरू ही किया था कि अचानक उसने ऐसा बयान दे दिया जिससे आर्यन के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ये थोड़ा उलझन भरा था, उसकी बात माननी चाहिए या नहीं? आर्यन, वहां बुद्ध बनकर क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और कपड़े बदलो, मैंने तुम्हारे लिए एक सूट तैयार रखा है। वह अंदर वाले कमरे में है, जल्दी करो। अनन्या ने आर्यन को सोच में डूबा देख माथे पर बल देते हुए कहा। हे भगवान, कपड़े उतारना ही काफी नहीं था, अब दूसरे कपड़े भी पहनने होंगे। कहीं ये कोई खास यूनिफॉर्म तो नहीं है? क्या मैडम के मन में कोई और ही खिचड़ी पक रही है? ओह, ठीक है। आर्यन थोड़ा चकराया हुआ आराम करने वाले कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक कॉफी टेबल और एक बड़ा सोफा था जिस पर एक कंबल रखा था, शायद उन रातों के लिए जब अनन्या देर तक काम करती थी और उसे ऑफिस में ही रुकना पड़ता था। ये औरत कितनी समर्पित है, इसे देखकर मुझे शर्म आ रही है। सोफे के एक कोने पर एक सूट, एक काला कोट और एक सफेद शर्ट रखी थी, जिसके पास दो डिब्बे थे। आर्यन ने एक खोला तो उसमें धारीदार टाई थी और दूसरे में एक बेल्ट। सभी चीजें बिल्कुल नई थीं। जमीन पर एक बड़ा डिब्बा था जिसके ऊपर जूतों की ब्रांडिंग थी। आर्यन ने अपनी नाक को छुआ, उसे एहसास हुआ कि स्थिति उसके ख्यालों से काफी अलग थी। थोड़ी उलझन के बाद उसने सूट निकाला और टैग हटा दिए। उसने अपने साधारण कपड़े उतारे और नया सूट पहन लिया। लेकिन फिर टाई बांधने में आर्यन के पसीने छूट गए। उसने पहले कभी टाई का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने काफी देर तक कोशिश की लेकिन गांठ सही नहीं बैठ रही थी। टीवी पर तो ये बहुत आसान लगता था, लेकिन खुद करने बैठा तो आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लिक, तभी दरवाजा खुला और अनन्या अंदर आई। बड़ी बिटिया रानी, मैं कपड़े बदल रहा था। बिना खटखटाए अंदर आना, क्या आप मेरा फायदा उठाना चाहती हैं? आर्यन ने नाराजगी जताते हुए कहा। लेकिन अनन्या पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने बेपरवाही से आर्यन को देखा और कहा, मुझे लगा था तुम्हें सब कुछ पता है। एक टाई तक बांधनी नहीं आती। हमारे पास समय कम है, मुझे करने दो। उसने आर्यन को सोचने का मौका भी नहीं दिया और फुर्ती से उसके सामने आ गई।
उसने टाई ली और बहुत ध्यान से उसे बांधने लगी। हालांकि उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन वह बहुत लगन से काम कर रही थी। अनन्या के सुंदर चेहरे को इतना करीब से देखना, उसकी लंबी पलकों की परछाई और उसके शरीर की भीनी भीनी खुशबू आर्यन के होश उड़ा रही थी। उसके दिल का कोई तार अचानक झनकृत हो उठा। एक औरत का सबसे सुंदर रूप कौन सा होता है? आर्यन के पास पहले इसके कई जवाब थे, लेकिन उस पल उसके दिल में सिर्फ एक ही छवि थी, अनन्या का झुककर उसकी टाई बांधना। बड़ी बिटिया रानी, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, आर्यन ने दिल से कहा। उसके हाथ एक पल के लिए ठिठक गए, और फिर वह टाई बांधती रही, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की लाली छा गई। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में ये सिखाया था। शुक्र है मैं भूली नहीं। टाई बांधने के बाद अनन्या ने उसे परखते हुए संतुष्टि से सिर हिलाया। आर्यन पहले से ही सुगठित और आकर्षक था, और अब इस फिटिंग वाले सूट में वह और भी शानदार लग रहा था। अनन्या को भी मानना पड़ा कि यह लड़का हर तरह के कपड़ों में जचता है। ये भी पहन लो, अनन्या ने उसे एक हाथ की घड़ी दी। आर्यन को घड़ी के ब्रांड का पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह कोई महंगी चीज है। घड़ी पहनने के बाद वह पूरी तरह तैयार था। फिर उसने पूछा, बड़ी बिटिया रानी, मुझ पर अचानक इतनी मेहरबानी, क्या कोई बहुत जरूरी काम है? भले ही उसे इन चीजों की कीमत ना पता हो, पर उसका अंतर्मन कह रहा था कि यह घड़ी उसकी 1 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा की है। हमें क्लाइंट से मिलने जाना है। अनन्या एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखने लगी। क्या आप चाहती हैं कि मैं क्लाइंट से मिलूं? आर्यन चौंक गया। अब समझ आया कि यह महिला उसे इतना सजग क्यों रही थी। वह उसके दिखावे का इस्तेमाल करना चाहती थी। आर्यन की प्रतिक्रिया देख अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है जो वह उस पर शक कर रहा था। आर्यन, ये कैसी नजरें हैं? तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। मैं चाहती हूं कि तुम दो बहुत जरूरी क्लाइंट से मिलते समय मेरे साथ रहो। तुम क्या सोच रहे थे? अनन्या ने उसे गुस्से में घूरा। ओह, आपको पहले बताना चाहिए था। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। पर मैं तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूं। मेरा वहां क्या काम? आर्यन को समझ नहीं आ रहा था, उसे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बार हिचकिचाने की बारी अनन्या की थी। वह काफी देर तक टालती रही और आखिरकार धीरे से बोली, तुम्हें वहां मेरे मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना है। एक प्रासंगिक सवाल जो बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। इस बॉयफ्रेंड वाले नाटक के पीछे अनन्या का क्या कोई व्यावसायिक कारण है, या वह किसी को निजी तौर पर टालना चाहती है? अध्याय 91, खास मेहमान। बॉयफ्रेंड होने का नाटक। आर्यन को लगा जैसे उसने गलत सुना हो और उसने थोड़ा जोर से पूछा। हाँ, अनन्या खन्ना, जो पहले थोड़ी हिचकिचा रही थी, अब खुद को संभाल चुकी थी और उसने अपना मन बना लिया था। आर्यन ने ध्यान से उसके चेहरे के भावों को देखा, वह पूरी तरह गंभीर लग रही थी। वह एक बेहद खूबसूरत सीईओ थी, अगर वह सिर्फ एक इशारा कर दे, तो हजारों लोग उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए लाइन लगा लें। मुझे इसकी वजह जाननी है। कोई और होता तो शायद तुरंत मान जाता, लेकिन आर्यन बिना कारण जाने सहमत होने वालों में से नहीं था। अनन्या को थोड़ी झुंझलाहट हुई कि आर्यन नखरे दिखा रहा है। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये सब करना अच्छा लग रहा है? जिन क्लाइंट से हम मिलने जा रहे हैं, वे हमारे नए रत्नों के स्टोर से जुड़े हैं। उन्होंने खुद गुजारिश की है कि मैं किसी पुरुष साथी को साथ लाऊं, क्योंकि वह महिला अपने पति के साथ शिकोपुर आ रही हैं। समझ गया, फिर चलते हैं। आखिर नए स्टोर में मेरी भी हिस्सेदारी है। चूंकि उसने कहा था कि क्लाइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वे निश्चित रूप से प्रभावशाली लोग होंगे। यह उन दोनों की जानकारी है, इसे गाड़ी में पढ़ लेना। अनन्या ने उसे दस्तावेजों का एक सेट थमाया और ऑफिस से बाहर निकलने लगी। पूरे रास्ते बिल्डिंग का स्टाफ आर्यन और अनन्या को साथ चलते हुए देख रहा था। जब उस महिला को अपनी बदनामी का डर नहीं था, तो आर्यन को भी किसी बात की फिक्र नहीं थी। इस बार गाड़ी अनन्या चला रही थी। वह वाकई निडर थी, बिना किसी बॉडीगार्ड के बाहर निकल रही थी। लेकिन उसकी प्राचीन युद्ध कला की काबिलियत को देखते हुए बॉडीगार्ड शायद उसके लिए बोझ ही साबित होते, क्योंकि किसी खतरे के वक्त उसे उन्हें बचाने में अपनी ताकत लगानी पड़ती। ओह, मैं आपको एक जरूरी बात बताना भूल गया। पार्किंग से गाड़ी बाहर निकलते समय आर्यन को दोपहर की बात याद आई। उसने कहा, अगले कुछ दिनों में कुछ लोग उन कच्चे रत्नों की खेप को खरीदने आ सकते हैं। आप उन्हें बस खरीद की कीमत पर बेच दीजिएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। क्या तुमने सच में कोई रास्ता ढूंढ लिया है? अनन्या ने हैरानी से उसकी तरफ मुड़कर देखा। हाँ, बस आप पैसे आने का इंतजार कीजिए, आर्यन ने दस्तावेजों को पढ़ते हुए सिर हिलाकर कहा। वह इसे कैसे अंजाम देगा, ये बताने की जरूरत नहीं थी। जब अहलावत परिवार की शामत आएगी, तो उसे खुद पता चल जाएगा। शुक्रिया, आर्यन। अनन्या ने आर्यन को गहराई से देखा, अचानक उसकी तरफ झुकी और तेजी से उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया। बड़ी बिटिया रानी, आप तो मेरा फायदा उठा रही हैं। अचानक हुए इस हमले से आर्यन थोड़ा अवाक रह गया और उसने मासूमियत से कहा। दोनों बहनें शुक्रिया अदा करने का एक जैसा ही तरीका जानती थीं, आखिर सगी बहनें जो थीं।
छोटी ने दाईं तरफ किया था, बड़ी ने बाईं तरफ। आर्यन खुद को काफी खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह एक दिन दोनों को एक साथ गले लगा पाता। क्यों, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? भूलना मत, अभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अनन्या अपनी बेपनाह शर्म को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था और चेहरे की लाली उसके जज्बात बयां कर रही थी। चलो, इसे माफ कर दिया। आर्यन ने मजाक में सोचा कि उसने उसे चूमा और उसने अपना गाल उसे दिया, नुकसान तो उसका भी नहीं हुआ। सिर झुकाकर उसने हाथ में मौजूद दस्तावेजों पर ध्यान लगाया। आर्यन ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर उन्हें तेजी से स्कैन किया और सारी जानकारी अपने दिमाग में छाप ली। वे जिन दो मेहमानों से मिलने जा रहे थे वे वाकई बहुत बड़े लोग थे और मुंबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय महानगर से आए थे। महिला का नाम सपना शर्मा था, उम्र 33 साल। वह उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी उपलब्धियां हैरान करने वाली थीं। वह रत्न नक्काशी संघ की उपाध्यक्ष और मुंबई शैली की रत्नों की नक्काशी में माहिर मास्टर थी। उसके दादाजी इस कला के महागुरु थे जो रिटायर होने से पहले संघ के अध्यक्ष रह चुके थे। मुंबई शैली की नक्काशी देश की 4 बड़ी शैलियों में से एक है। सपना अपने दादाजी की विरासत की असली वारिस थी और खासकर भगवान की मूर्तियों को रत्नों पर उकेरने में उसे महारत हासिल थी। उसके पति का नाम विजय गौड़ था, वे भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे मुंबई के एक बहुत बड़े रत्न व्यापारी थे। जानकारी के मुताबिक विजय को दांव लगाने जुआ का शौक था, लेकिन वे बड़ी रकम नहीं लगाते थे, ये बस उनके लिए एक मनोरंजन था। साफ था कि उस आदमी का खुद पर बहुत नियंत्रण था और वह इस शौक में खुद को बर्बाद करने वाला इंसान नहीं था। बड़ी बिटिया रानी, ये दोनों वाकई बहुत प्रभावशाली लोग हैं। अगर इनसे अच्छे संबंध बन गए तो नए स्टोव के लिए हमें शानदार कलाकृतियों की कमी नहीं होगी। वे हाथ की नक्काशी वाली चीजें मशीनी काम से हजारों गुना बेहतर होती हैं। और इन विजय जी के जरिए शायद हम मुंबई में भी अपनी एक शाखा खोल सकें, आर्यन ने जानकारी पढ़ने के बाद विश्लेषण किया। बिल्कुल, मुंबई व्यापार का गढ़ है और वहां बाजार बहुत बड़ा है। अहलावत परिवार काफी समय से मुंबई में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है पर अब तक नाकाम रहा है। अगर हम उनसे पहले वहां पहुंच गए तो यह अहलावत परिवार के लिए एक करारा झटका होगा। अनन्या की आंखों में उम्मीद की चमक थी। साफ था कि उसने इन दोनों से मुलाकात तय करने के लिए काफी मेहनत की थी। हर क्षेत्र के अपने स्थानीय रसूखदार लोग होते हैं और स्थानीय व्यापारियों के समर्थन के बिना बाहर वालों के लिए मुनाफे में हिस्सा लेना बहुत मुश्किल होता है। मुंबई जैसे शहर में तो मुकाबला और भी कड़ा था। बातचीत करते करते गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंची, लेकिन वे एक सिटी ब्यूटी स्टोर के सामने रुके थे। आर्यन को उलझन में देख अनन्या ने समझाया, सपना को लंबे समय तक नक्काशी के काम में झुककर बैठने की वजह से कमर में तकलीफ रहने लगी है। उसने सुना था कि जोया की मसाज और एक्यूपंक्चर बहुत असरदार है। वह यहाँ पहले भी 2 बार आ चुकी है और उसे फायदा भी हुआ है, आज उसकी तीसरी मुलाकात है। अब आर्यन को समझ आया। जोया का ये स्टोर पारंपरिक सुंदरता और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मशहूर था। चूंकि जोया और अनन्या अच्छी दोस्त थीं, तो ये परिचय स्वाभाविक था। कमर की तकलीफ की बात सुनकर आर्यन के दिमाग में एक विचार आया, शायद उसकी मसाज की कला यहाँ काम आ जाए। वे दोनों सीधे छठी मंजिल पर गए। जैसे ही वे आराम करने वाली जगह पर पहुंचे, आर्यन ने देखा कि जोया 2 मेहमानों, एक पुरुष और एक महिला, से बात कर रही थी। हालांकि उन दोनों की पीठ आर्यन की तरफ थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वे मुंबई वाले जोड़े ही हैं। पास पहुंचते ही आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि अनन्या उसे थाम ले। चूंकि वे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाटक कर रहे थे, तो अभिनय पूरा होना चाहिए था। अनन्या ने आर्यन को शर्म और झुंझलाहट के मिले जुले भाव से देखा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आर्यन की बाहों में डाल दिया। अब वे वाकई एक जोड़े की तरह लग रहे थे। गाड़ी में तुमने अचानक हमला किया था, अब हिसाब बराबर हुआ, आर्यन ने गर्व से मुस्कुराते हुए सोचा। अनन्या, तुम आ गई। क्या इत्तेफाक है, सपना जी और विजय जी भी अभी पहुंचे हैं। जोया ने उन्हें अपनी ओर आते देख शालीनता से खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब उसने आर्यन और अनन्या को बाहों में बाहें डाले देखा, तो उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जब भी आर्यन जोया को देखता था, उसके मन में एक अजीब सी हलचल होती थी। जोया का पहनावा हमेशा उसकी सुगठित काया को खूबसूरती से उभारता था और उसका वह परिपक्व अंदाज किसी भी पुरुष को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी था। जब सोफे पर बैठे दोनों लोग मुड़े, तो आर्यन ने देखा कि वे खास मेहमान कैसे दिखते हैं। विजय काफी आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे, उनके चेहरे पर एक शांति और सच्ची मुस्कान थी। खास बात यह थी कि 40 के करीब होने के बावजूद उन्होंने खुद को बहुत फिट रखा था, जो दिखाता था कि वे एक अनुशासित जीवन जीते थे। जहां तक सपना की बात थी, वह अपने पति से भी थोड़ी लंबी थी, लगभग 5 फीट 9 इंच, और उसका रंग काफी साफ था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी बाहें आम महिलाओं की तुलना में थोड़ी घनी थीं, जो उसकी मुस्कान के साथ मिलकर उसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दे रही थीं। वह मुंबई की आम महिलाओं जैसी नहीं, बल्कि किसी उत्तर भारतीय सुंदरी जैसी लग रही थी। अध्याय 92, किस्मत का खेल।
अनन्या, मैंने जोया से बहुत पहले सुना था कि तुम बेहद खूबसूरत हो और आज तुम्हें देखकर यकीन हो गया कि तुम वाकई बहुत आकर्षक हो, सपना शर्मा ने कहा। उसके बोलने का लहजा मुंबई के आम लोगों जैसा नहीं था। उसकी बातें सीधी और बेबाक थीं। आर्यन को उसे सुनकर एक अपनेपन का एहसास हुआ। कला से जुड़े लोगों का व्यक्तित्व वाकई अलग होता है। केवल वही लोग रत्नों पर इतनी बारीक नक्काशी कर सकते हैं जिनका मन फालतू के विचारों में न भटकता हो। सपना दीदी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, उसके लिए मैं वाकई माफी चाहती हूँ। अनन्या खन्ना ने बहुत ही शालीनता से बात शुरू की। उसने तुरंत उन्हें दीदी कहना शुरू कर दिया और आर्यन की पकड़ से हाथ छुड़ाकर उनसे बात करने आगे बढ़ गई। आखिरकार वह एक संस्कारी लड़की थी और आर्यन का हाथ थामे रहने से उसे थोड़ी असहजता हो रही थी। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। देर नहीं हुई है, हम भी अभी पहुंचे हैं। तुम्हारे साथ यह जो युवक है, ये बहुत प्रभावशाली है, यकीनन यही तुम्हारा हमसफर होगा। तुम दोनों की जोड़ी बहुत जम रही है, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। सपना ने अनन्या का हाथ थामा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें आर्यन पर टिकी थी, जिससे अनन्या शर्म से लाल हो गई। आर्यन ने हालांकि इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सुंदर जोड़ी वाली बात तो सच थी, लेकिन असल में वे कोई प्रेमी जोड़ा नहीं थे। अनन्या कभी कभी शेरनी की तरह खूंखार हो सकती थी, उसके साथ बस ठीक से निभ जाए वही बहुत था। प्यार मोहब्बत तो दूर की बात थी। नौजवान, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? जब सब बैठ गए तो सपना फिर से आर्यन की ओर मुड़ी। नौजवान शब्द आर्यन के लिए थोड़ा अलग था, लेकिन इसमें एक अजीब सी गर्माहट थी जिसने उनके बीच की दूरी कम कर दी। कुछ लोग उसे मिस्टर आर्यन कहते थे, लेकिन आर्यन को वह संबोधन बहुत औपचारिक लगता था। सपना दीदी, मेरा नाम आर्यन है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सपना काफी मिलनसार लग रही थी और शुरुआत से वही ज्यादा बात कर रही थी, जबकि विजय गौड़ बस साथ दे रहे थे। हालांकि सपना प्रभावशाली लग रही थी, पर आर्यन को महसूस हुआ कि विजय गौड़ उन लोगों में से थे जो छोटी बातों में दखल नहीं देते लेकिन बड़े फैसलों में अपनी बात मनवाते हैं। स्वभाव के मामले में दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे थे। मेरा नाम विजय गौड़ है, आपसे मिलकर खुशी हुई। विजय ने सही समय पर अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन से हाथ मिलाया। बैठने के बाद उन्होंने बात जारी रखी। अनन्या, मिस्टर आर्यन, मैं साफ बात करने का आदी हूँ, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं जानता हूँ आप यहाँ किस मकसद से आए हैं, लेकिन मुझे डर है कि इसका नतीजा आपको निराश कर सकता है। वे वाकई बहुत सीधे थे। जैसे ही सपना ने उन्हें टोकने की कोशिश की, विजय ने गंभीरता से कहा, यह मेरा फैसला है। मेरी पत्नी की कमर की तकलीफ फिर से बढ़ गई है, इसलिए जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं उसे रत्नों की नक्काशी का काम जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता। उम्मीद है आप मेरी स्थिति समझेंगे। विजय ने कड़वी खबर पहले ही सुना दी थी, लेकिन उनका तर्क वाजिब था, जिससे आर्यन के पास विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। आखिर अगर वे अपनी पत्नी की सेहत की खातिर ऐसा कर रहे थे, तो आर्यन और अनन्या क्या कह सकते थे? फिर भी आर्यन को लगा कि अगर यह समस्या न भी होती, तो भी विजय गौड़ शायद उनकी बात इतनी आसानी से नहीं मानते। आखिर वे पहली मुलाकात में ही हाँ क्यों कहते? विजय, तुम हमेशा इतने रूखे क्यों हो जाते हो? क्या तुम प्यार से बात नहीं कर सकते? तुम सबको असहज कर रहे हो। सपना ने विजय को डांटा, फिर अनन्या की ओर मुड़ी। चलो हम अंदर चलकर बात करते हैं, इन दोनों मर्दों को आपस में बातें करने दो। ऐसा कहते हुए वह अनन्या और जोया को अंदर स्टूडियो में ले गई। आर्यन को विजय के साथ अकेला छोड़ दिया। जाते जाते सपना ने चुपके से आर्यन को आंख मारी। आर्यन उसका इशारा समझ गया। पति को मना लो तो सब मुमकिन है। सपना का सबसे बड़ा जुनून उन रत्नों के साथ खेलना था, उसे काम छोड़ने के लिए कहना उसके लिए आसान नहीं था। विजय जी, आपने हमारा प्रस्ताव सुनने से पहले ही मना कर दिया, और मुझे शक है कि इसकी वजह उतनी सीधी नहीं है जितनी आपने बताई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आर्यन की परख दूसरों से कहीं ज्यादा तेज थी, और उसने विजय के चेहरे के भावों से पहले ही भांप लिया था कि कोई और बात भी है। हाँ हाँ, मिस्टर आर्यन, आपकी बारीक नजरों की दाद देनी पड़ेगी, मुझे यह अंदाजा पसंद आया। विजय ने मुस्कुराते हुए थोड़े हल्के लहजे में कहा, आप सही कह रहे हैं। जिस दिन मैं शिकोपुर पहुंचा, किसी ने मुझसे संपर्क किया था। रत्नों की दुनिया में उनका काफी दबदबा है। ऊपर से खन्ना परिवार की किस्मत आजकल साथ नहीं दे रही है और वे किसी मुसीबत में फंसे हुए लग रहे हैं। आप ही बताएं, अगर आपको चुनना हो तो आप किसके साथ साझेदारी करेंगे? यकीनन वह अहलावत परिवार होगा, है ना विजय जी? यह अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है, आर्यन ने कहा। अहलावत परिवार के अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो विजय गौड़ पर इतना प्रभाव डाल सके। अहलावत परिवार का पहले ही दिन विजय से मिलना आर्यन के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि रत्नों के बाजार में उनकी पैठ बहुत पुरानी थी। विजय ने इस बात से इनकार नहीं किया और सिर हिलाते हुए बोले, जी हाँ, वह अहलावत परिवार ही है। और यह सच भी तो है, खन्ना परिवार की किस्मत इन दिनों काफी खराब चल रही है। बिजनेस के मामले में मैं किस्मत पर काफी यकीन करता हूँ। तभी आपको दांव लगाने का शौक है, विजय जी। लोग सोचते होंगे कि यह बस एक शौक है, पर मुझे लगता है कि आप अपनी किस्मत को आजमाना पसंद करते हैं।
क्या अभी कुछ राउंड खेलने में आपकी दिलचस्पी है? एक व्यापारी होने के नाते आर्यन को किस्मत वाली बात समझ में आ रही थी। अमीर व्यापारी अक्सर पूजा पाठ और मन्नतें क्यों मानते हैं, अगर वे सौभाग्य और बरकत में यकीन न रखते हों? हाँ हाँ, मुझे तुम पसंद आने लगे हो, विजय हंसे। अहलावत परिवार के सूरज अहलावत के मुकाबले तुम कहीं ज्यादा दिलचस्प इंसान हो। किसी पुरुष द्वारा पसंद किए जाने पर आर्यन को कोई खास खुशी नहीं हुई, और जहां तक सूरज की बात थी, उसे उसका अंदाजा था। सूरज काबिल तो था, लेकिन अपने से ताकतवर इंसान के सामने वह अपना आपा खो देता था। विजय जी मजाक भी अच्छा कर लेते हैं। अहलावत परिवार हाल ही में कुछ मुश्किलों से घिरा है, और सूरज अभी तक उससे उबर नहीं पाया है। वैसे वह काफी काबिल है, आर्यन ने बेपरवाही से कहा और वेटर को ताश के पत्ते और पासा डाइस लाने का इशारा किया। अहलावत परिवार मुश्किल में है। मैं अभी शिकोपुर पहुंचा हूं और मैंने अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी, विजय की आंखों में एक चमक सी आई। कुछ दिन पहले अहलावत परिवार का एक बहुत खास आदमी, जो मार्शल आर्ट्स में माहिर था, मिस्टर अहलावत के साथ एक हवेली में गया था और वहां उसकी जान चली गई। लगता है उसने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया था। आर्यन ने पासे का कप और ताश के पत्ते हाथ में लेते हुए बस इतना इशारा दिया और बात खत्म कर दी। विजय सोच में पड़ गए। वे मिस्टर अहलावत से मिल चुके थे। हालांकि अभी साझेदारी तय नहीं हुई थी, पर उनका इरादा आगे बढ़ने का था। चूंकि वे शिकोपुर में अपना कारोबार फैलाना चाहते थे, तो अहलावत परिवार से जुड़ी इतनी गंभीर समस्या सुनकर उनके मन में हिचकिचाहट पैदा हो गई। व्यापारियों के लिए मुश्किलें आना आम बात है, लेकिन सबसे खराब वे मुश्किलें होती हैं जिनमें जान का जोखिम हो, अवैध धंधों को छोड़कर। और शरीफ व्यापारी ऐसी चीजों से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। ऐसी बातें अगर मीडिया में आ जाएं, तो मुसीबतों का अंत नहीं होता। हाँ हाँ विजय जी, छोड़िए इन मनहूस बातों को, वरना मूड खराब हो जाएगा। आप किस तरह का खेल पसंद करेंगे? आर्यन ने पूछा। नंबरों का खेल, जो पूरी तरह किस्मत पर हो। मुझे बनावटी चीजें पसंद नहीं। ताश और पासे के 3-3 राउंड कैसा रहेगा? विजय अपनी सोच से बाहर आए और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अध्याय 93, 3 में से सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, विजय जी जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं। आर्यन धीरे से हंसा और पास खड़ी सुंदर वेटर की ओर मुड़ा। बहन, क्या आप हमारे लिए ताश के पत्ते फेंक देंगी? बोलने के बाद आर्यन ने उसे टिप के तौर पर कुछ 100 के नोट निकाले। वेटर ने शर्माते हुए धीरे से कहा, आप जोया दीदी के दोस्त हैं, मैं आपसे टिप नहीं ले सकती, वरना वह मुझे डांटेंगी। इसमें डरने वाली क्या बात है? बस कह देना कि मैंने जबरदस्ती दी है, और अगर वह कुछ कहें तो उन्हें मेरे पास भेज देना। आर्यन ने नोट उसकी जेब में रख दिए और उसे पत्ते फेंकने का इशारा किया। वेटर के पत्ते फेंकने का अंदाजा किसी पेशेवर डीलर जैसा तो नहीं था। वह काफी अनाड़ी लग रही थी, लेकिन वह बहुत लगन से काम कर रही थी। पत्ते फेंकने के बाद उसने उन्हें मेज पर एक कतार में फैला दिया। आर्यन ने अपनी दिव्य दृष्टि से मेज पर रखे पत्तों को स्कैन किया और उसके दिमाग में एक नंबर आ गया। विजय जी दूर से आए हैं, तो पहले आप चलिए, आर्यन ने जानबूझकर कहा। उसे पता था कि जब तक विजय को हुकुम का इक्का, एस ऑफ स्पेड्स नहीं मिलता, उसकी जीत पक्की है। उसका मकसद विजय गौड़ को हराना था, ताकि वह उनकी किस्मत के गुरूर को तोड़ सके और उन्हें बता सके कि असली किस्मत किसकी बुलंद है। हालांकि, विजय ने बीच में टोकते हुए कहा, माना कि यह खेल किस्मत का है, लेकिन अंत में एक विजेता तो होना ही चाहिए। खेल को थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए 1 लाख की शर्त रखते हैं। बस मजा बढ़ाने के लिए एक छोटी सी रकम। विजय गौड़ के लिए 1 लाख रुपये समुद्र में एक बूंद के बराबर थे, लेकिन इससे यह साफ था कि उन्हें जुए की लत नहीं थी। जिन लोगों को लत होती है, उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता, वे अपनी सारी दौलत गंवा देते हैं। कुछ अमीर लोग जुए के शौकीन नहीं होते, वे इसे बस मनोरंजन की तरह लेते हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास एक बैंक कार्ड है जिसमें 2 लाख रुपए हैं, 2 राउंड के लिए काफी हैं। आर्यन ने अपने सूट की जेब से एक कार्ड निकाला। ये कार्ड उसे सेठ धनसुख ने दिया था और उसे अब तक इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। उसके पास कुल 3 कार्ड थे, एक ये वाला, दूसरा वह जिसमें शेर नृत्य के दौरान जीते हुए 5 लाख रुपए थे, और तीसरा वह जो श्रीमती खन्ना ने उसे इनाम में दिया था जिसमें 3 लाख थे। ये रकम सुनने में बड़ी लगती थी, पर इन अमीर लोगों के सामने कुछ भी नहीं थी। विजय गौड़ के पास बैंक कार्ड नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चेकबुक निकाली और 1-1 लाख के 2 चेक साइन किए, जिन्हें किसी भी बैंक में तुरंत भुनाया जा सकता था। वाकई, रईस लोग चेक इस्तेमाल करते हैं और आम लोग बैंक कार्ड। तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। नौजवान, मेरी किस्मत हमेशा से तेज रही है, तो जरा संभल कर। विजय ने पत्तों पर हाथ घुमाया और फिर एक जगह रुक गए। आर्यन ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और वह लगभग उछल ही पड़ा। विजय की उंगली जिस पत्ते पर थी, वह हुकुम का इक्का ही था। क्या इनकी किस्मत वाकई इतनी जादुई है? आर्यन ने साफ देखा कि उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं की थी। ये सच में अच्छी किस्मत थी। लेकिन पता नहीं क्यों, कुछ सोचने के बाद विजय ने वह पत्ता छोड़ दिया और उसके बगल वाला पत्ता पलट दिया। वह हुकुम का बादशाह, किंग ऑफ स्पेड्स था। ये भी एक बड़ा पत्ता था, लेकिन इक्के के सामने कुछ भी नहीं।
उन दोनों पत्तों का साथ साथ होना दिखाता था कि उस वेटर के पत्ते फेंकने का हुनर कितना कच्चा था। फिर भी विजय ने एक समझदार मुस्कान के साथ कहा, किस्मत ने काफी साथ दिया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या उसे वही इक्का पलटना चाहिए? अगर वह उन्हें सच बता दे तो क्या विजय जी को सदमा लगेगा? आर्यन ने सोचा और तय किया कि वह इक्का ही पलटेगा। चूंकि वह उन्हें करारा झटका देना चाहता था तो उसे पूरी ताकत से वार करना होगा। ऐसा सोचकर आर्यन ने हुकुम का इक्का पलट दिया। यकीनन विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे। यहां तक कि वह सुंदर वेटर भी हैरान रह गई। उसे लगा जैसे वह किसी फिल्म का सीन देख रही हो। हा 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 हा, आर्यन भाई, तुम्हारी किस्मत तो गजब की है। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत को तुम्हारे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। विजय कुछ सेकंड के सदमे के बाद जोर से हंस पड़े। उनके चेहरे पर हार का कोई दुख नहीं था। हे, बस साधारण है। खेल 3 राउंड का है, अभी 2 मौके और बाकी हैं, फैसला अभी नहीं हुआ है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे राउंड के लिए आर्यन ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि उसकी खुद की किस्मत कैसी है। वेटर ने दोबारा पत्ते फेंके और चूंकि आर्यन जीता था, उसने बिना सोचे समझे एक पत्ता उठा लिया। ईंट की अट्ठी, 8 ऑफ डायमंड्स। इस बार आर्यन के हैरान होने की बारी थी। इतने सारे बड़े पत्तों के बीच ईंट की अट्ठी निकलना वाकई खराब किस्मत का संकेत था। आर्यन भाई, विजय गौड़ अब आर्यन को आर्यन भाई कहकर बुलाने के आदी हो गए थे। वे हंसे, लगता है इस बार किस्मत मेरे पाले में है। इतना कहकर उन्होंने भी एक पत्ता उठाया। चिड़ी की छक्की, 6 ऑफ क्लब्स। दोनों ही हक्का बक्का रह गए, साथ ही वह सुंदर वेटर भी, जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। ये तो, विजय ने एक लाचार मुस्कान के साथ कहा, आर्यन भाई की किस्मत वाकई बेमिसाल है। मैं हार मानता हूं और यह 1 लाख तुम्हारे हुए। आर्यन ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई और 1 लाख का चेक ले लिया। ऐसे बड़े लोगों के साथ मना करना बनावटीपन लगता। उसी समय अनन्या खन्ना और उसकी दोनों सहेलियां बाहर आईं। आर्यन और विजय को इतनी गर्मजोशी से बातें करते देख अनन्या हैरान रह गई कि आर्यन ने उन्हें कैसे संभाल लिया। विजय, आज तुम्हारी किस्मत कुछ खास साथ नहीं दे रही, सपना शर्मा ने पास आते हुए मजाक किया। वाकई आर्यन भाई का हाथ जादुई है, लेकिन अभी पास एक डाइस बाकी हैं। एक राउंड में विजेता का फैसला करते हैं, क्या ख्याल है? उनकी आखिरी बात आर्यन की तरफ थी। जरूर विजय जी, शुरू कीजिए। बाजी छोटे नंबर की है या बड़े की? आर्यन ने पासे का कप उठाया और उसमें 3 पासे डाल दिए। सबसे छोटे नंबर की। पासे फेंकने में थोड़े हुनर की जरूरत होती है आर्यन भाई, यहाँ शायद सिर्फ किस्मत काम ना आए। इतना कहकर विजय गौड़ ने कप उठाया और उसे हिलाना शुरू किया। पासों के आपस में टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक विजय ने कप मेज पर पटका। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कप उठाया और अंदर का नजारा दिखाया। तीनों पासे एक के ऊपर एक टिके हुए थे, जिसका कुल जोड़ सिर्फ 1 अंक था। कोई हैरानी नहीं थी कि वे इतने आत्मविश्वास में क्यों थे, उनके पास ये हुनर था। फिल्मों में यह आसान लगता है, पर असलियत में ये बहुत मुश्किल है। आर्यन को ये करना नहीं आता था। लगता है मेरी किस्मत ने आज मेरा पूरी तरह साथ नहीं छोड़ा है। आमतौर पर मैं दर्जनों कोशिशों में भी यह नहीं कर पाता, पर आज पहली बार में ही हो गया, विजय ने विनम्रता से कहा। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। बाकी सभी सुंदरियां आर्यन की ओर देख रही थीं, ये जानने के लिए कि वह क्या करेगा। 1 अंक सबसे कम संभव स्कोर था, और वह चाहे जैसे भी पासे फेंके, वह जीत नहीं सकता था। ज्यादा से ज्यादा मुकाबला बराबरी पर खत्म हो सकता था। अनन्या खन्ना ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ी। दूसरों को लगा कि आर्यन ने बस एक बार कप हिलाया है, पर असल में उसने देखा कि वह कप सैकड़ों बार कंपन कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन की तकनीक इंसानी आंखों के लिए बहुत तेज थी। अनन्या के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, तो यह था उस बदमाश का गुप्त प्लान। ठक की आवाज के साथ आर्यन ने आखिरकार कप मेज पर रख दिया। उस आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। यहां तक कि लाउंज में मौजूद दूसरे मेहमान भी मेज के चारों ओर जमा हो गए थे। आर्यन ने चारों ओर देखा और धीरे से कप उठाया। अध्याय 94, पूर्ण समर्पण। सुंदर वेटर ने अपना मुंह ढक लिया। उसके मुंह से आश्चर्य की एक चीख निकल गई। बाकी सब भी मेज की ओर हक्के बक्के होकर ताक रहे थे, मानो उन्होंने कोई अविश्वसनीय चमत्कार देख लिया हो। चूरा हो गया, ये तो वाकई पाउडर बन गया, विजय गौड़ ने अविश्वास में बुदबुदाते हुए कहा। पासों को हिलाकर एक मीनार की तरह खड़ा करना ही काफी मुश्किल काम है, लेकिन उन्हें हिलाकर पाउडर बना देना, इसके लिए कितनी ताकत की जरूरत होगी। कठोर प्लास्टिक से बने ये पासे काफी मजबूत होते हैं, यहाँ तक कि हथौड़े से भी इन्हें पाउडर बनाने में पसीने छूट जाएं, फिर इंसानी हाथों की तो बात ही अलग है। आर्यन भाई, मैं मान गया। मैं पूरी तरह हार चुका हूँ। साफ है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, विजय गौड़ ने दिल से प्रभावित होते हुए कहा और आर्यन को एक चेक थमाया। विजय जी, मैंने भी कुछ तरकीबों का इस्तेमाल किया था, और मैं आपके उस मीनार वाले हुनर की वाकई कद्र करता हूँ। मैं खुद वैसा नहीं कर पाता, आर्यन ने ईमानदारी से स्वीकार किया। ठीक है, अब आप दोनों को एक दूसरे की तारीफ करने की जरूरत नहीं है।
आप दोनों ही बेमिसाल हैं, अब भीड़ को कम करते हैं। जोया ने आर्यन को एक शरारती नज़र से देखते हुए कहा और तमाशबीन मेहमानों को शालीनता से वहां से जाने को कहा। जब देखने के लिए कुछ और नहीं बचा, तो मेहमान चले गए। विजय गौर सपना की ओर मुड़े और पूछा, सपना, इस बार के इलाज का क्या हाल है? कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? इस बार तकलीफ बहुत ज्यादा लग रही है, फिजियोथेरेपी का भी कोई खास असर नहीं हुआ, और जरा भी हिलने डुलने पर दर्द होता है, सपना ने सिर हिलाते हुए कहा। जोया ने भी सहमति में सिर हिलाया और लाचारी से बोली, हमने आयुर्वेद, मसाज और एक्यूपंक्चर सब आजमा लिया है, लेकिन असर बहुत कम है। अगर यह काम नहीं करता, तो हमें अंग्रेजी दवाओं एलोपैथी की ओर रुख करना पड़ सकता है। उसका कोई फायदा नहीं है, बिजली के झटके वाली थेरेपी और अंग्रेजी दवाइयां भी आजमा चुके हैं, वे बस थोड़े समय के लिए दर्द कम करती हैं। मुझे डर है कि कहीं लंबे समय तक इन दवाओं का असर सेहत पर बुरा ना पड़े, विजय ने गहरी आह भरते हुए कहा। साफ था कि उन्होंने कई रास्ते अपनाए थे, पर अंत में कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ था। जोया दीदी, क्या आपको याद है पिछली बार मैंने अपनी मम्मी के बारे में बताया था? अनन्या खन्ना ने आर्यन की ओर एक नज़र डाली और बात काटी, उनके कंधे का दर्द अब पूरी तरह ठीक हो गया है, और वह दोबारा कभी नहीं हुआ। सच में, श्रीमती खन्ना तो बस एक महीने पहले यहाँ आई थी, वह अचानक कैसे ठीक हो गईं? उन्होंने कहाँ इलाज कराया? जोया ने हैरानी से पूछा। वह श्रीमती खन्ना की हालत से अच्छी तरह वाकिफ थी, जो सपना की कमर की समस्या जैसी ही थी, बस उतनी गंभीर नहीं थी। आर्यन ने ही उन्हें ठीक किया था। अनन्या ने आर्यन को आंख मारते हुए इशारा किया कि वह इस बात से इनकार न करे। जैसे ही उसने श्रीमती खन्ना का जिक्र किया, आर्यन समझ गया कि वह क्या कहने वाली है और उसने बस सिर हिलाकर हामी भर दी। जब वे पहली बार मिले थे, तो आर्यन इसलिए नहीं बोला था क्योंकि उसे लगा कि विजय उस पर यकीन नहीं करेंगे, और आर्यन किसी के सामने अपने इलाज के लिए मिन्नतें नहीं करना चाहता था। अब जब उनके रिश्ते बेहतर हो गए थे, तो बात अलग थी। आर्यन भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उम्मीद की एक किरण जागी तो विजय थोड़े उत्तेजित हो गए और उन्होंने आर्यन का हाथ थाम लिया, उनकी आंखों में एक आस थी। अगर यह उनकी पहली मुलाकात होती, तो वे कभी अपना संयम नहीं खोते, लेकिन आर्यन के चमत्कार अपनी आंखों से देखने के बाद उन्हें यकीन करना ही पड़ा। जी हाँ, मैंने श्रीमती खन्ना को ठीक किया है, आर्यन ने पुष्टि की। जोया ने आर्यन के कम उम्र चेहरे को देखा और खुद को यकीन नहीं दिला पाई। उसने खुद श्रीमती खन्ना का इलाज किया था और वह बस दर्द को थोड़ा कम कर पाई थी, जड़ से खत्म नहीं कर पाई थी। पुरानी बीमारियां ठीक करना सबसे मुश्किल काम होता है, और हालांकि उसे अपनी एक्यूपंक्चर और मसाज की कला पर पूरा भरोसा था, फिर भी वह इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाई थी। जोया क्या सोचती है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन विजय गौर ने उस हल्की सी उम्मीद को पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, आर्यन भाई, अगर आप मेरी पत्नी की इस बीमारी को ठीक कर सकें, तो मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं जो मेरे बस में हो। विजय जी, इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे ठीक कर पाऊंगा या नहीं, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। आखिर हर किसी की बीमारी अलग होती है। अगर आपको बुरा न लगे, तो क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? आर्यन ने अपनी बात पूरी की। हालांकि उसकी मसाज तकनीक और दिव्य दृष्टि बेमिसाल थी, लेकिन वे कोई जादुई गोली नहीं थे। अगर सपना की बीमारी बहुत पेचीदा हुई, तो शायद वह लाइलाज भी हो सकती थी। जोया भी देखना चाहती थी कि आर्यन इलाज कैसे करेगा, तो उसने कहा, मेरे पीछे आओ, हम थेरेपी रूम में चलते हैं। वे चारों जोया के पीछे थेरेपी रूम की ओर चल दिए। अंदर चंदन की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो खिड़की के पास रखे एक सुंदर धूपदान से निकल रही थी। वहां कुछ ऐसी मशीनें भी थीं जिन्हें आर्यन ने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि जमीन पर रखे दो बड़े लकड़ी के टब उसे जाने पहचाने लगे, उसने अपने गुरुजी को ऐसे ही टबों के साथ काम करते देखा था। आमतौर पर जड़ी बूटियों के स्नान के लिए धातु के टब इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि डर रहता है कि दवा धातु के साथ मिलकर अपनी शक्ति खो सकती है। सपना दीदी, कृपया बैठिए, मैं आपकी जांच करूंगा, आर्यन ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। असल में इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वह थोड़ा दिखावा न करता, तो लोगों को शक हो जाता जो और भी मुसीबत का सबब बनता। सपना ने वैसा ही किया और कुर्सी पर बैठ गई, जबकि आर्यन ने 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं, जैसे वह उसकी नब्ज देख रहा हो। बाकी सब चुप रहे ताकि आर्यन का ध्यान न भटके। उसने अपनी आंखें थोड़ी मूंद ली, उसकी दिव्य दृष्टि सपना के कपड़ों और त्वचा के पार जाकर उसकी कमर के निचले हिस्से में पहुंच गई। अंदर का नजारा देखते ही आर्यन के माथे पर बल पड़ गए। उसकी हालत श्रीमती खन्ना से कहीं ज्यादा गंभीर थी, जिन्हें बस नसों के ब्लॉक होने की समस्या थी। लेकिन सपना के मामले में सिर्फ नसें ही ब्लॉक नहीं थीं। उसकी मांसपेशियों की बारीक नलिकाएं भी बंद थीं, जिससे खून की सही सप्लाई न होने के कारण मांसपेशियां बेजान और ढीली लग रही थीं। उनमें एक स्वस्थ इंसान जैसी चमक नहीं थी। नसों के ब्लॉक होने और खराब खून के बहाव की वजह से मांसपेशियों में हल्का खिंचाव और कमजोरी आ गई थी, पर शुक्र था कि स्थिति अभी भी काबू में थी। आर्यन ने आंखें खोलीं और राहत की सांस ली। बाकी लोग, जो उसकी जांच को बड़ी उम्मीद से देख रहे थे, आर्यन को शांत देख थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगे। आर्यन के दिमाग में इलाज की योजना तैयार थी।
इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए सिर्फ मसाज काफी नहीं थी, जड़ी बूटियों के स्नान की भी जरूरत होगी। उसके गुरुजी ने उसे गुप्त नुस्खा पहले ही बता दिया था, उसे बस उसी के अनुसार दवा तैयार करनी थी। काश मुझे एक्यूपंक्चर सुई वाला इलाज आता तो असर और भी जल्दी होता, आर्यन ने अफसोस के साथ सोचा। मैडम जोया, आपके पास यहाँ कुछ जड़ी बूटियां होनी चाहिए, मुझे एक नुस्खा तैयार करना है, आर्यन ने पीछे मुड़कर पूछा। हाँ, वे यहाँ हैं। जोया, जो आर्यन के नुस्खे की अहमियत समझती थी, उसने खुद मदद की पेशकश नहीं की ताकि गोपनीयता बनी रहे। वह उसे एक दरवाजे की ओर ले गई, जिसे खोलने पर एक और कमरा सामने आया। बड़ी बिटिया रानी, विजय जी, आप दोनों बाहर इंतजार कीजिए, जोया की मदद ही काफी है, आर्यन ने अंदर जाने से पहले सुझाव दिया। इसका कारण ये था कि जड़ी बूटियों के स्नान वाले इलाज में थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत होती है, और आर्यन एक युवा पुरुष था, आमतौर पर पति ऐसी स्थिति में सहज महसूस नहीं करते, भले ही वह पूरी तरह डॉक्टरी कारणों से ही क्यों न हो। विजय ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे कई जगह इलाज करा चुके थे और उन्हें उन डॉक्टरों की आदत थी जो दूसरों की मौजूदगी पसंद नहीं करते थे। हालांकि अनन्या खन्ना कुछ ताड़ गई और उसने आर्यन को एक तिरछी नजर से देखा, मानो वह किसी बदमाश को देख रही हो। आर्यन को उसकी इन हरकतों की आदत थी, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज किया। अगर उसकी नीयत वाकई खराब होती, तो उसने श्रीमती खन्ना के इलाज के दौरान ही फायदा उठा लिया होता। वह तो वाकई एक नेक और शरीफ लड़का था। अध्याय 95, जोया का एक्यूपंक्चर। जब कमरे में केवल आर्यन और 2 अन्य लोग रह गए, तो उसने सपना शर्मा को इलाज के तरीके के बारे में समझाया और उन्हें खुद चुनने का मौका दिया। आर्यन भाई, घबराओ मत, तुम बस शुरू करो, सपना ने उल्टा आर्यन को ही ढांढस बंधाया। आर्यन को तब तक कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही थी, लेकिन सपना की बातों ने माहौल में थोड़ी अजीब सी खामोशी पैदा कर दी। जब खुद वह महिला नहीं डर रही थी, तो उसे भी पीछे नहीं हटना चाहिए था। उसने जोया को पानी उबालने का निर्देश दिया। आर्यन फिर उस गुप्त नुस्खे के अनुसार जड़ी बूटियां तैयार करने चला गया। उस नुस्खे में 1 दर्जन से अधिक विभिन्न औषधियां थीं, और शुक्र था कि जोया के पास सारा स्टॉक मौजूद था, वरना उसे बाहर जाकर उन्हें ढूंढना पड़ता। जब सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी हो गईं और जोया का पानी भी उबलने लगा, तो उसने औषधियों को पानी के पात्र में डाल दिया। 10 मिनट तक उसे खौलाने के बाद एक गाढ़ा भूरे रंग का काढ़ा तैयार हो गया। उसने जड़ी बूटियों के अवशेषों को छान लिया और काढ़े को लकड़ी के टब में डाल दिया, फिर तापमान सही करने के लिए उसमें ठंडा पानी मिलाया। सपना दीदी, अब आप कपड़े बदलकर इसमें आ सकती हैं। अगर आपको असहज महसूस हो, तो आप एक पतली कमीज पहन सकती हैं। आर्यन ने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की, हालांकि वह अंदर से थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। सपना भले ही अपनी 30 की उम्र के पड़ाव में थी, पर उन्होंने खुद का बहुत ख्याल रखा था। वे लंबी और काफी आकर्षक थीं। आर्यन उन्हें प्राइवेसी देने के लिए पीछे मुड़ गया। कमरे में कपड़ों की सरसराहट और फिर पानी के छलकने की आवाज गूंजी। आर्यन भाई, मैं तैयार हूं, तुम शुरू कर सकते हो, सपना ने आवाज दी। जब आर्यन पीछे मुड़ा, तो उसने देखा कि सपना पहले से ही उस औषधीय पानी में बैठी थी। वे टब के किनारे से सटकर बैठी थीं। आर्यन ने मन ही मन खुद को फालतू बातें सोचने के लिए झिड़का। जोया, टब के पानी के तापमान पर नजर रखना, इसे गुनगुना रहना चाहिए, ठंडा नहीं होने देना, आर्यन ने निर्देश दिया। टब में एक हीटर लगा था जिसे बस ध्यान से एडजस्ट करने की जरूरत थी। आर्यन ने अपना कोट उतारकर टब के किनारे रख दिया। टब से उठती भाप सपना के चेहरे पर एक अलग ही चमक ला रही थी। पूरी एकाग्रता के साथ आर्यन ने अपना ध्यान उनके कमर वाले हिस्से पर लगाया। सपना की कमर की नसें और मांसपेशियां उसकी नजरों के सामने साफ थीं। उसने अपने हाथ पानी में डाले और अपनी उंगलियों के खास कौशल का इस्तेमाल करते हुए प्रभावित हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। वह नसों और रक्त वाहिकाओं को खोलने के लिए अपनी उंगलियों से कंपन, दबाव और खिंचाव की तकनीक अपना रहा था। आर्यन के समर्पित मसाज के प्रभाव से औषधीय काढ़े की शक्ति उनकी त्वचा के रोमछिद्रों के जरिए मांसपेशियों के ऊतकों तक पहुंचने लगी। यह मसाज 1 घंटे तक चला, लेकिन आर्यन शांत और स्थिर बना रहा, उसकी सांस तक नहीं फूली। जोया ये सब बड़े अचंभे से देख रही थी कि इस तरह के लगातार प्रयास के लिए कितनी ताकत और धैर्य की जरूरत होती है। सपना दीदी, अब कैसा महसूस हो रहा है? मसाज खत्म करने के बाद आर्यन ने पूछा। बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे मैं अभी वापस जाकर नक्काशी शुरू कर सकती हूँ। आर्यन भाई, तुम वाकई कमाल हो, तुमने तो सारा दर्द ही गायब कर दिया। सपना उत्तेजना में अचानक मुड़ी, जिससे टब का पानी छलकने लगा। उनकी बातें सुनकर आर्यन खुश था कि उसने विजय गौड़ को बाहर भेज दिया था, वरना अगर वे ये सुन लेते, तो शायद आर्यन के पीछे डंडा लेकर दौड़ते। आर्यन ने शांत रहकर उनकी हालत का जायजा लिया और अपने फैसले पर संतुष्ट हुआ। जोया के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, उसने आर्यन के पास आकर धीरे से कहा, आर्यन, अगर देख लिया हो, तो अब मुड़ जाओ ताकि वह बाहर आ सकें। आर्यन ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूरे शालीन अंदाज में पीछे मुड़ गया। कपड़े बदलने के बाद वे बाहर इंतजार कर रहे बेचैन विजय गौड़ से मिले। विजय ने तुरंत अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और पूछा, कैसा रहा?
सपना ने उत्साहित होकर कहा, मुझे लग रहा है कि मैं काम जारी रख सकती हूँ, आर्यन तो चमत्कारी है, उसने। सपना दीदी। आर्यन ने डरते हुए उनकी बात बीच में ही काट दी। कोई भी उनकी बातों का गलत मतलब निकाल सकता था। उसने सख्त होने का नाटक करते हुए कहा, अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, आपको 2 और थेरेपी सेशन लेने होंगे और 100 दिनों तक भारी सामान नहीं उठाना है। काम के बीच में भी आराम करना जरूरी है। दोबारा दर्द न हो, इसके लिए बेहतर होगा कि आप योग और व्यायाम जारी रखें। सपना, सुना तुमने, अब लापरवाही नहीं चलेगी। आर्यन भाई की बात मानना ही सही है, विजय ने अपनी पत्नी को टोकते हुए कहा, जो रत्नों की नक्काशी के लिए पागल रहती थी। हाँ सपना दीदी, आपकी सेहत जरूरी है। और विजय जी, आप इन्हें घर ले जाए। अभी जड़ी बूटियों के असर की वजह से इन्हें आराम की जरूरत है। कल इसी समय दोबारा जोया के पास थेरेपी के लिए आज जाना, आर्यन ने सलाह दी ताकि वे बाहर घूमकर अपनी सेहत न बिगाड़ लें। आर्यन भाई, मैं औपचारिक शुक्रिया अदा करके बात खत्म नहीं करूंगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक शब्द कह देना, संकोच मत करना। विजय ने बहुत ईमानदारी से वादा किया। आर्यन यही तो चाहता था, उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उन्हें विदा करने के बाद आर्यन और अनन्या भी निकलने वाले थे, पर जोया ने उसे रोक लिया। आर्यन, क्या तुम एक सौदा करने में दिलचस्पी रखोगे? जोया ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा। कैसा सौदा? आर्यन उसकी मंशा समझ नहीं पा रहा था। तुम मुझे अपनी मसाज की तकनीक सिखाओ और मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर सुई वाला इलाज सिखाऊंगी, कैसा रहेगा? जोया ने अपना प्रस्ताव रखा। एक्यूपंक्चर? मुझे साधारण एक्यूपंक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं है, आर्यन ने सीधे तौर पर मना कर दिया। आर्यन की राय में, जोया का एक्यूपंक्चर बस बुनियादी ज्ञान था, क्योंकि वह सपना शर्मा को ठीक नहीं कर पाई थी। वह बस इसलिए हाँ नहीं कहने वाला था क्योंकि जोया आकर्षक थी, उसकी अपनी मसाज की तकनीक, भले ही वह कहीं से भी आई हो, कोई साधारण चीज नहीं थी। एक तरफा सौदा करना बेवकूफी थी। फिर भी जोया का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मसाज तकनीक को देख रही थी, ये काफी पेचीदा और अनोखी है, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। देखा है? आर्यन चौंक गया, उसे लगा क्या वह उस बुजुर्ग को जानती है जिसने उसे शरण दी थी। अनन्या खन्ना भी उलझन में दिखी, उसने भी जोया की तकनीक देखी थी पर उसे उसमें कुछ खास नहीं लगा था। जोया ने गंभीरता से कहा, हाँ, मेरे पास एक प्राचीन और गुप्त एक्यूपंक्चर ग्रंथ है, पर दुर्भाग्य से मैं उसकी तकनीकों का केवल एक हिस्सा ही समझ पाती हूँ और उन्हें आजमाने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन उसमें जो तकनीकें लिखी हैं, वे तुम्हारी तकनीक से काफी मिलती जुलती हैं, शायद दोनों का स्रोत एक ही है। अध्याय 96। बड़ी बिटिया रानी की आंखें भर आईं। एक ही स्रोत? आर्यन को एक पल के लिए बात समझ नहीं आई। लोगों के बारे में तो कहा जा सकता है कि वे एक ही परिवार या जगह से हैं, लेकिन तकनीकों के लिए ऐसा कैसे कहा जा सकता है? आपका क्या मतलब है? आर्यन ने उलझन में पूछा। इसका मतलब है, जोया ने थोड़ा समझाते हुए कहा, कि मेरी एक्यूपंक्चर की गुप्त तकनीक और तुम्हारी मसाज की तकनीक शायद एक ही गुरु या एक ही स्कूल से निकली हों। मूल रूप से यही विचार है। अब जाकर आर्यन को बात समझ आई। मुमकिन था कि ये दोनों चीजें किसी एक ही महान व्यक्ति ने बनाई हों। जोया दीदी की बात काफी तर्कसंगत लग रही है, अनन्या खन्ना ने कुछ सोचते हुए कहा, प्राचीन युद्ध कला की दुनिया में ऐसे मामले मिलते हैं, जैसे मुक्केबाजी की एक तकनीक और तलवारबाजी की एक कला किसी एक ही व्यक्ति ने बनाई हो, लेकिन समय के साथ वे अलग अलग जगहों पर बिखर गई हों। उनकी चालों और शक्ति के संचार में समानताएं होती हैं और वे एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं। एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं। आर्यन को याद आया कि उसके गुरुजी ने एक बार अनौपचारिक रूप से कहा था कि इस मसाज तकनीक में कुछ कमी महसूस होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह और जोया की एक्यूपंक्चर तकनीक एक ही सेट का हिस्सा हों? आर्यन, क्या तुम इन तकनीकों को एक दूसरे के साथ साझा करने में दिलचस्पी रखोगे? आर्यन को उत्सुक देख जोया ने लोहा गर्म होने पर चोट की। जोया इन गुप्त तकनीकों को बदलने के लिए इतनी उतावली क्यों थी? तर्क के हिसाब से एक्यूपंक्चर की गुप्त तकनीक का मूल्य मसाज तकनीक से कहीं ज्यादा होना चाहिए। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने जोया की ओर देखा, जो काफी गंभीर लग रही थी, और तभी आर्यन को बात समझ आई। जोया ने पहले कहा था कि वह उस एक्यूपंक्चर तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पा रही है, वह शायद मसाज तकनीक के जरिए अपनी उन कमियों को दूर करना चाहती थी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि वह जो तकनीक साझा करेगी, वह पूरी होगी? इसलिए आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, बात भरोसे की नहीं है, लेकिन कौन जानता है कि आप जो तकनीक दिखाएंगी वह असली है या नकली? आपने पिछली बार कहा था कि अगर मैं बड़ी बिटिया रानी की समस्या सुलझा दूं, तो आप मेरी एक सेवा करेंगी, लेकिन वह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। मैं आप पर कैसे यकीन करूं? आर्यन, जोया दीदी मेरी दोस्त हैं। तुम उन पर इस तरह शक क्यों कर रहे हो? अनन्या को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह आर्यन के संदेह से काफी असहज महसूस कर रही थी। धत तेरे की, ये औरत तो ऐसे बोल रही है जैसे इसके पास खोने को कुछ हो, दांव पर तो मेरा हुनर लगा है।
ऊपर से वह आपकी दोस्त है, मेरी नहीं। मैंने बचपन में इस मसाज तकनीक को सीखने के लिए कितनी मेहनत और पसीना बहाया है, और अब सिर्फ इसलिए कि वह आपकी दोस्त है, मैं उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लूं और अपना हुनर सिखा दूं। क्यों भाई? बड़ी बिटिया रानी, मैं आपकी बहन का भी दोस्त हूँ। क्या आप अपनी वह प्राचीन युद्ध कला मुझे सिखा देंगी जो आपके गुरु ने आपको सिखाई है? आर्यन ने असंतोष के साथ पलटकर पूछा। मैं? अनन्या निरुत्तर हो गई। वह बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को घूरने लगी। वह जानती थी कि आर्यन तर्क दे रहा है, लेकिन वह उसे झुठला नहीं सकती थी। इस लड़के को बस बहस करना पसंद है। अरे मैडम, आप एक संस्कारी लड़की होकर मुझ जैसे शरीफ लड़के को इस तरह घूरेंगी तो मुझे डर लगने लगेगा। आर्यन ने पीछे हटने का नाटक किया। जोया बगल में खड़ी होकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसकी आवाज में एक अलग ही खनक थी। ओह, मैं तुम दोनों को झेल नहीं पा रही हूँ। अगर तुम्हें इस तरह मीठी नोक-झोंक करनी है, तो क्या कोई और जगह नहीं मिल सकती? जोया दीदी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं। इस बदतमीज के साथ कौन मीठी बातें करना चाहता है? अगर आपको यह इतना ही पसंद है, तो आप ही इसे ले जाए, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। उसके गाल और उसकी गोरी गर्दन शर्म से लाल हो गई थी। अनन्या, तुमने कह दिया है, अब बाद में पछताना मत, ठीक है? मैं वाकई इसे ले जाऊंगी। जोया ने शरारत भरी मुस्कान के साथ आर्यन की बांह थाम ली, जैसे वे कोई जोड़ा हो। आर्यन ने एक ही दिन में 2 बार प्रेमी होने का नाटक किया था, जिससे वह बेबस महसूस कर रहा था। यह महिला शायद उसे अपनी सुंदरता के जाल में फंसाना चाहती थी। आर्यन ने मुड़कर उस हसीन चेहरे को देखा जो उसकी आंखों के ठीक सामने था। उसने गौर किया कि जोया के कान थोड़े लाल हो गए थे। अच्छा, तो तुम्हें भी शर्म आती है? अगर ऐसी बात है, तो वह भी इस खेल में शामिल होगा। वह उसकी कोशिश को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। इसी शरारती ख्याल के साथ आर्यन जानबूझकर जोया के थोड़ा और करीब हो गया। आर्यन की इस हरकत से जोया थोड़ी ठिठक गई, और उसके कानों की लाली तेजी से उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। फिर भी, जोया ने पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी थी कि वह आर्यन का दिल जीतना चाहती है। उसने उसे एक तिरछी नजर से देखा और अपनी शर्म को दबाते हुए उसकी बांह थामे रही। तो अनन्या, अब तुम्हें जलन तो नहीं हो रही, है ना? तुम दोनों ने सपना शर्मा को बेवकूफ बनाने के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जोया ने उनके छोटे से नाटक की पोल खोलते हुए चुटकी ली। जहां तक जलन की बात थी, आर्यन को लगा कि इसकी उम्मीद कम है। बड़ी बिटिया रानी के घमंडी स्वभाव को देखते हुए उसे शक था कि कोई पुरुष उसे अभी तक जलन महसूस करा पाया होगा। हे दीदी, आपकी पारखी नजर कमाल की है। आपने तुरंत पहचान लिया कि मैडम और मैं बस नाटक कर रहे थे। लेकिन आपने एक बात गलत कही, हमारी मैडम को मुझसे जलन कभी नहीं हो सकती। वह तो आसमान की परी हैं, और मैं बस एक मामूली बॉडीगार्ड। हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। आर्यन धीरे से हंसा और अनन्या खन्ना की ओर देखते हुए बेपरवाही से बोला। आर्यन, तुम? अनन्या ये सुनकर तिलमिला उठी। उसने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम वाकई मुझे इतना छोटा और संकुचित सोचने वाला इंसान समझते हो? वह किस तरह की इंसान है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उम्मीद है कि बड़ी बिटिया रानी उसके बॉयफ्रेंड बनने के नाटक में कहीं ज्यादा ही न खो गई हो। आर्यन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सहज भाव से जवाब दिया, मैडम, मैं तो बस आपका एक कर्मचारी हूँ। एक कर्मचारी की नजरों में बॉस कैसा दिखता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अनन्या ने 2 बार बुदबुदाया और अचानक उसे एक अवर्णनीय ठेस पहुंची। गुस्से में उसने कहा, आर्यन, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इतना कहकर वह पलटी और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन अभी उसने 2 कदम ही रखे थे कि उसकी ऊंची हील वाली सैंडल मुड़ गई, जिससे वह लड़खड़ाई और गिरते गिरते बची। अपना संतुलन वापस पाते ही अनन्या ने गुस्से में अपनी सैंडल उतारी और आर्यन की ओर फेंक दी, फिर नंगे पैर ही नीचे की ओर दौड़ गई। अपनी ओर आती सैंडल को आर्यन ने बड़ी आसानी से हवा में ही पकड़ लिया। उस नाजुक और सुंदर सैंडल को देखते हुए आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने देखा कि बड़ी बिटिया रानी की आंखों में आंसू थे। हवा में उड़ती वह चमकती हुई बूंद यकीनन उसका आंसू था। शायद मेरी जुबान ने इस बार कुछ ज्यादा ही कह दिया, उसे आज 2 बार रुला दिया। आर्यन ने मन ही मनाह भरी। क्या उसे उसके पीछे जाना चाहिए? पर अगर वह उसे पकड़ भी लेता, तो कहता क्या? उसे इस हालत में देखकर साफ था कि वह उससे नफरत कर रही होगी। क्या बुत बने खड़े हो, जाओ उसके पीछे। जोया ने उसे छोड़ते हुए सख्ती से कहा। कोई चारा नहीं था, वह बॉस थी और आर्यन उसकी तनख्वाह लेता था, तो उसे जाना ही पड़ा। आर्यन ने अपना कोट उठाने की जहमत भी नहीं की। अनन्या की सैंडल हाथ में लिए वह सीढ़ियों की ओर भागा। वह लिफ्ट से भी तेज दौड़ रहा था। आर्यन, सोच लेना कि तुम मुझसे हुनर बदलना चाहते हो या नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पीछे से जोया की खनकती आवाज आई। वह अभी भी उस मसाज तकनीक के बारे में सोच रही थी। तुम्हारे साथ हुनर बदलने की सोचूं? मेरा दिमाग खराब है क्या? इस वक्त इन चीजों के लिए मूड कहाँ है? अभी तो ये देखना जरूरी है कि मैडम को क्या हुआ है। आर्यन झुंझलाते हुए सीढ़ियों से बाहर की ओर लपका।
अध्याय 97। गाड़ियों से तेज दौड़ने वाला आदमी। आर्यन बहुत तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन फिर भी उसे अनन्या खन्ना कहीं दिखाई नहीं दी। वह महिला खरगोश से भी तेज दौड़ सकती थी। यहाँ तक कि सिटी ब्यूटी स्टोर के बाहर भी उसका कोई अता पता नहीं था। आर्यन फिर पार्किंग की ओर भागा, और जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, एक जानी पहचानी गाड़ी वहां से तेजी से बाहर निकली। क्या ये खन्ना परिवार की वह बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है? धत्तेरे की, मैडम तो गाड़ी लेकर निकल गईं। आर्यन बुदबुदाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। अनन्या खन्ना इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रही थी कि साफ लग रहा था कि वह आपा खो चुकी है। सड़क पर इस हालत में गाड़ी चलाना किसी बड़े हादसे को दावत देना था। मैडम, रुकिए मेरे लिए। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक ही मिनट में गाड़ी के पिछले हिस्से तक पहुंच गया। वह लगातार हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। बेहतर होता कि वह आवाज न देता। जैसे ही आर्यन चिल्लाया, गाड़ी की रफ्तार और बढ़ गई। साफ था कि अनन्या अभी भी गुस्से में थी, और उसकी आवाज सुनते ही उसने रेस और तेज कर दी। शुक्र है कि अनन्या ने पूरी तरह अपना आपा नहीं खोया था, और वह जानती थी कि वे शहर के बीचों बीच हैं। उसकी रफ्तार आसपास की गाड़ियों से बस थोड़ी ही ज्यादा थी। आर्यन के लिए ये रफ्तार कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। उसका शरीर हवा से बातें करने लगा और जल्द ही वह बुलेट प्रूफ गाड़ी के बराबर पहुंच गया। गाड़ी के साथ साथ दौड़ते हुए उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की पर ठक ठक की और रुकने का इशारा किया। लेकिन इसके बजाय अनन्या ने खिड़की का शीशा पूरी तरह ऊपर चढ़ा लिया, और अब आर्यन की आवाज अंदर नहीं जा सकती थी। वह बस हाथ के इशारों से उसे समझाने की कोशिश करता रहा। रात के वक्त सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां इस अजीब नज़ारे को देखने के लिए धीमी हो गईं, और लोग अंदाजा लगाने लगे कि यह नौजवान कौन है जो गाड़ी के साथ इतनी तेज दौड़ रहा है। सड़क पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता देख आर्यन को लाचारी महसूस हुई। उसने सोचा कि कल की हेडलाइंस शायद यही होंगी। पागल नौजवान ने गाड़ी का पीछा किया। टीवी जैसा चमत्कार सड़क पर दिखा। मीडिया की नजरों से बचने के लिए आर्यन को रुकना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुलिस का चक्कर न पड़ जाए। लेकिन अनन्या ने जब शीशे में देखा कि आर्यन अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह घबरा गई कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आर्यन भीड़भाड़ वाली सड़क के बीचों बीच किसी बुत की तरह खड़ा था, मानो उसे आसपास की गाड़ियों की परवाह ही न हो। ये बेवकूफ सड़क के बीच में ऐसे खड़ा है जैसे जान की कोई कीमत ही न हो, वाकई। हालांकि अनन्या जानती थी कि आर्यन ताकतवर है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह किस हद तक जा सकता है। गाड़ी से टक्कर लगने पर उसे चोट तो लग ही सकती थी। वह एक पल के लिए हिचकिचाई। उसका मन हुआ कि गाड़ी रोककर आर्यन का इंतजार करे, लेकिन जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो आर्यन गायब हो चुका था। अनन्या ने झुंझलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा और दांत पीसते हुए बुदबुदाई, बदतमीज, बुरा आदमी, माफी का एक शब्द नहीं और एक पल इंतजार भी नहीं कर सकता। आज रात सड़क पर ही सो तुम। जो पैर ब्रेक की ओर बढ़ रहा था, उसने फिर से रेस दबा दी। अनन्या को अब और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने आर्यन की परवाह करना छोड़ दिया और गाड़ियों के रेले में कहीं ओझल हो गई। इस बीच आर्यन ने खन्ना हवेली जाने वाले एक छोटे रास्ते से शॉर्टकट ले लिया था। उसे अंदाजा था कि पीछा करने से बात नहीं बनेगी, इसलिए उसने बीच रास्ते में ही उसका इंतजार करना बेहतर समझा। शिकोपुर शहर में कुछ ऐसे रास्ते थे जहां गाड़ियों का जाना मना था, लेकिन उन रास्तों से पैदल जाने पर दूरी काफी कम हो जाती थी। आर्यन उन गलियों से होता हुआ जल्द ही उस मुख्य सड़क पर पहुंच गया जहां से अनन्या को गुजरना ही था। उसे उस सड़क का नाम तो नहीं पता था, लेकिन ये रास्ता सीधे शहर के पॉश इलाके और लग्जरी विला की ओर जाता था। उसने समय का हिसाब लगाया। ट्रैफिक को देखते हुए अनन्या की गाड़ी अभी यहां से नहीं गुजरी होगी। सड़क के दोनों ओर अच्छी रोशनी थी, और आर्यन सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों में आर्यन की तेज नजरों ने अनन्या की गाड़ी को हाईवे पर आते देखा। जैसे ही गाड़ी करीब आए, अनन्या की नजर भी सड़क पर खड़े आर्यन पर पड़ी। उसे अपने से पहले वहां खड़ा देख अनन्या चौंक गई। उसके मन में मिली जुली भावनाएं उमड़ने लगी। वह खुश हो या नाराज, उसे समझ नहीं आ रहा था। गुस्से में उसने रेस और तेज करनी चाही, लेकिन तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया और वह सड़क के बीच में ही खड़ी हो गई। अचानक हुए इस बदलाव से वह घबरा गई। उसने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मज नहीं हुई। तुम खराब गाड़ी भी मुझे ही परेशान कर रही हो, बेकार गाड़ी। बेकार गाड़ी। अनन्या ने स्टीयरिंग पर मुक्के मारने शुरू कर दिए, मानो वह स्टीयरिंग नहीं बल्कि आर्यन का चेहरा हो। उसे याद आया कि कैसे वह हमेशा उस लड़के से हार जाती है, और उसकी वे रूखी बातें याद करके उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आर्यन ने देखा कि गाड़ी रुक गई है और बोनट के नीचे से भाप निकल रही है। उसे लगा मैडम ने गुस्से में गाड़ी के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी है। वह दौड़कर पास पहुंचा, शीशे से अंदर झांका तो देखा कि अनन्या स्टीयरिंग पर सिर रखे बुरी तरह रो रही है। मैडम, क्या आप दरवाजा खोल सकती हैं? आर्यन ने गाड़ी थपथपाते हुए धीरे से पूछा, पर अनन्या ने उसे अनसुना कर दिया। उसने थोड़ा जोर से कहा, कम से कम बोनट तो खोलिए, अगर यह ठीक नहीं हुई तो हम घर कैसे जाएंगे? कड़क की आवाज आए। अनन्या अब भी सिर झुकाए बैठी थी, पर उसने बोनट का लॉक खोल दिया था।
आर्यन ने अनन्या की सैंडल एक तरफ रखी, बोनट खोला और भाप निकलने का इंतजार किया। जांच करने पर पता चला कि कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बस तापमान ज्यादा बढ़ने की वजह से इंजन अपने आप बंद हो गया था। पर इस चक्कर में आर्यन की सफेद शर्ट पर कालिख लग गई, जिससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी। बोनट बंद करने के बाद उसने देखा कि अनन्या गाड़ी से बाहर आकर उसके पास खड़ी थी और उसे देख रही थी। आर्यन का चेहरा और कपड़े धूल और कालिख से सने थे, वह किसी चितकबरे बिल्ले जैसा लग रहा था, जिसे देखकर अनन्या की हंसी छूट गई। उसकी पलकों पर अब भी आंसू की बूंदें थीं, और उस रोशनी में उसकी वह मुस्कान वाकई जादुई लग रही थी। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले वैसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आर्यन ने भी हालात की गंभीरता समझ ली थी। एक मर्द होने के नाते माफी मांगना ही सही था, अपनी कड़वी जुबान के लिए वह खुद को जिम्मेदार मान रहा था। अपनी हालत तो देखो, मेरे दिलाए हुए कपड़े कितने गंदे कर लिए हैं, चुपचाप खड़े रहो, हिलना मत। रोने के बाद अनन्या का मन थोड़ा शांत हो गया था, पर उसका अंदाज अब भी हुक्म चलाने वाला ही था। उसने अपना रुमाल निकाला, आर्यन के सामने आई और पहले अपने हाथों से उसके चेहरे की धूल साफ की, फिर धीरे धीरे उसकी शर्ट से मिट्टी झाड़ने लगी। अनन्या को अपने सामने इस तरह सिर झुकाए, बड़ी कोमलता से धूल साफ करते देख आर्यन ठिठक गया। उसकी लंबी पलकें हल्की सी कांप रही थीं, सुंदर चेहरे पर शर्म की लाली थी और वह अपने होठों को ऐसे दबा रही थी मानो अपनी झिझक छिपा रही हो। आर्यन ने आज तक अनन्या का इतना कोमल रूप नहीं देखा था और उसके मुंह से अचानक निकल गया, मैडम, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। अनन्या ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, पर उसकी आवाज में एक अलग ही खनक थी। मैंने ये कपड़े बहुत सोच समझकर चुने थे, मैं इन्हें गंदा नहीं होने दे सकती। उसके इस दबंग लहजे को सुनकर आर्यन को न जाने क्यों अंदर से खुशी महसूस हुई। यह महिला हमेशा जुबान से कड़वी पर दिल की बहुत साफ थी। उसने कहा, मैडम, आप अपनी सैंडल पहन लीजिए, जमीन ठंडी है। वह सैंडल उठाने के लिए झुका और बिना कुछ पूछे अनन्या का नंगा पैर अपने हाथ में ले लिया। एक महिला के लिए उसके पैर बहुत निजी होते हैं। अनन्या अचानक हुए इस स्पर्श से चौंक गई और पैर पीछे खींचना चाहा, पर आर्यन की पकड़ मजबूत थी। खुद को संभालने के लिए उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने आर्यन के कंधों का सहारा लिया और उसे अपना काम करने दिया। अनन्या ने आर्यन को अपने पैर में सैंडल पहनाते देखा और अचानक उसका दिल पसीज गया। ये बदमाश भले ही जुबान का कड़वा है, पर इतना बुरा भी नहीं है। एक प्रासंगिक सवाल जो बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। इस भावुक पल के बाद, क्या आर्यन और अनन्या के बीच का यह नया खिंचाव उनके पेशेवर रिश्ते या अहलावत परिवार के खिलाफ उनके मिशन को प्रभावित करेगा? अध्याय 98, क्या जीने की इच्छा खत्म हो गई है? आर्यन को अनन्या खन्ना के पैर पकड़ते ही एहसास हुआ कि उसकी मोजे की सिल्क फट गई थी, जिससे वह थोड़ी बिखरी हुई सी लग रही थी। रीमा खन्ना, छोटी बहन के सख्त स्वभाव और खुद के हुलिये के प्रति बेपरवाही को देखते हुए, अनन्या के मन में अभी जो गुस्सा गुजरा था, वह कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि आर्यन को इस पल वह बिल्कुल भी बदसूरत नहीं लगी। इसके उलट, उसके इस बिखरे हुए हुलिये ने उसकी दबंग महिला वाली छवि में एक कोमलता और मासूमियत जोड़ दी थी। आखिरकार, महिलाओं को स्वभाव से कोमल होना चाहिए, दिन भर हुक्म चलाने वाले काम तो मर्दों के लिए छोड़ देने चाहिए। इसलिए आर्यन ने मन ही मन उम्मीद की कि बड़ी बिटिया रानी इसी तरह कोमल बनी रहे। आर्यन, क्या हो गया? अनन्या ने धीरे से पूछा, क्योंकि आर्यन ने काफी देर से कोई हलचल नहीं की थी। ओह, बस हो गया। आर्यन ने जल्दी से अपनी नजरें हटाईं और सैंडल उसके पैर में पहना दी। सैंडल पहनाने के बाद आर्यन खड़ा हुआ। अनन्या के हाथ अभी भी आर्यन के कंधों पर थे और उसके अचानक खड़े होने की वजह से वह लगभग गिर ही गई थी। उसने खुद को संभालने के लिए तेजी से आगे झुककर आर्यन के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अनन्या ने घबराते हुए सफाई दी, उसे डर था कि कहीं आर्यन उसके करीब आने की कोशिश का गलत मतलब न निकाल ले। आर्यन ने अनन्या की ओर देखा, जो बिल्कुल उसके करीब थी। उसके काले बाल चेहरे पर गिरे हुए थे और उसकी आंखों में एक घबराहट थी। न जाने क्यों, आर्यन को उसे इस उलझन में देखकर एक सुखद एहसास हुआ, जैसे वह एक लजीली युवती का रूप ले चुकी हो। कहते हैं कि शर्मीली महिलाएं ज्यादा खुश रहती हैं। आर्यन इस पल उस बात को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि ऐसी महिलाएं आसानी से पुरुषों के मन में हमदर्दी पैदा कर देती हैं। मैडम, अगर आप इसी तरह थोड़ी कोमल बनी रहें, तो शायद आप मुझे भी अपने वश में कर लें। आर्यन ने उसके हल्के लाल पड़ चुके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए धीरे से कहा। अनन्या, जो प्रेम और पुरुषों के मामले में बिल्कुल अनुभवहीन थी, और भी ज्यादा घबरा गई। घबराहट में वह पीछे हटने लगी। उसे पीछे हटते देख आर्यन अनजाने में ही आगे बढ़ा, जिससे अनन्या फिर पीछे हटी और उसके पीछे उसकी गाड़ी आ गई। शर्म के मारे वह किनारे हटना चाहती थी, पर उसका सहारा गाड़ी बन गई। आर्यन ने अचानक अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर गाड़ी के बोनट पर टिका दिए, जिससे वह दोनों ओर से घिर गई। इस तरह आर्यन ने अनन्या को गाड़ी के सामने एक तरह से कैद कर लिया था। अचानक उसके दिमाग में एक शब्द आया, जिसे आजकल लोग वॉल स्लैम कहते हैं। तो यह क्या था? कार्डोन मोमेंट। आर्यन, तुम? अनन्या ने नर्वस होकर कहा, उसकी आंखें आर्यन की गहरी नजरों से बच रही थीं।
वह ये भी भूल गई कि वह प्राचीन युद्ध कला में माहिर एक योद्धा है। बड़ी बिटिया रानी, आर्यन ने उसके चेहरे को निहारते हुए उसे पुकारा, उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। उस आवाज ने अनन्या के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। हालांकि वह अपनी काबिलियत से आर्यन की पकड़ से आसानी से निकल सकती थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे, ये बदमाश क्या करना चाहता है? अगर इसने बदतमीजी की तो क्या मैं इसे मारूंगी? वह पूरी तरह उलझन में थी। आर्यन, ये सार्वजनिक सड़क है। अनन्या ने न जाने क्यों अचानक ये शब्द कहे। आर्यन चौंक गया, उसकी बात के दो मतलब निकल सकते थे। उसने अचानक एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैडम, अगर यह सार्वजनिक सड़क न होती तो फिर क्या? तुम बदतमीज इंसान। अनन्या हक्की बक्की रह गई और फिर उसे अपनी बात का दोहरा मतलब समझ आया, तो उसने गुस्से में उसे कोसा। फिर वही, बदतमीज, क्या इन दोनों बहनों के पास कोसने के लिए कोई नया शब्द नहीं है? आर्यन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ उसके माथे की ओर बढ़ाया। इस हरकत से अनन्या डर गई, पर जब तक वह पीछे हटी, उसने देखा कि आर्यन बस उसके बिखरे हुए बालों को ठीक कर रहा था। उसे तुरंत अपने विचारों पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने आर्यन की नजरों से आंखें चुराना ही बेहतर समझा। अचानक सामने से एक तेज हेडलाइट की रोशनी पड़ी, जिसके बाद जोरदार हॉर्न की आवाज आई, पों पों पों। इस अचानक हुए शोर ने दोनों को चौंका दिया, जो अपने अपने ख्यालों में खोए थे। उस सदमे के पल में अनन्या को जैसे अपनी ताकत वापस मिल गई और उसने जोर से आर्यन को पीछे धकेला। वह मुड़ी और दौड़कर गाड़ी में बैठ गई, उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था, और वह खिड़की से बाहर खड़े आर्यन को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक स्पोर्ट्स कार दूर से तेज हेडलाइट जलाए बदतमीजी से गुजरी। जब वह आर्यन के पास से निकली, तो किसी ने खिड़की से सिर बाहर निकाला और चिल्लाया, अबे क्या कर रहे हो? रात के बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी है, क्या जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या? इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, वह स्पोर्ट्स कार दूर जा चुकी थी और उसकी बड़बड़ाहट की आवाज हवा में विलीन हो गई। इस अचानक आए खलल के बाद आर्यन उस भावुक माहौल से बाहर आया, पर उसे पछतावा भी हुआ, इतना अच्छा मौका मिला था और उसने कुछ भी नहीं किया। क्या मैं सचमुच कोई साधु बनने जा रहा हूँ? यह अच्छा संकेत नहीं है। या फिर ऐसा है कि गहराई में मैं मैडम को पसंद करता हूँ और उनका फायदा नहीं उठाना चाहता? नहीं भाई, मैडम तो शेरनी जैसी बॉस हैं, वह मेरा टाइप बिल्कुल नहीं है। काफी सोच विचार के बाद आर्यन ने यही नतीजा निकाला कि वह एक शरीफ इंसान है, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। खैर, शरीफ लोगों को हमेशा नुकसान ही होता है, आर्यन ने खुद को सांत्वना दी। हालांकि आर्यन स्वभाव से बेपरवाह था, जो पल गुजर गया सो गुजर गया। वह थोड़ा मुस्कुराया और अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। आर्यन, सपना दीदी वाले मामले के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा लगता है कि इस बार की मेहनत बेकार नहीं गई। चाहे रत्नों की नक्काशी हो या मुंबई में व्यापार फैलाना, वे हमारी सबसे बड़ी मदद साबित होंगे। अनन्या ने सामने देखते हुए नाटक किया और जानबूझकर विषय बदल दिया ताकि गाड़ी की खामोशी और असहजता को दूर किया जा सके। चूंकि अनन्या ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, तो आर्यन ने भी वह बात नहीं छेड़ी, पर उसके मन में एक मलाल जरूर था। वे एक दूसरे के इतने करीब थे और उसने एक छोटा सा मौका भी नहीं लपका। अगर उसे पता होता, तो वह शरीफ बनने का नाटक नहीं करता, कम से कम एक बार तो। खैर, आर्यन ने आखिरी बार अनन्या के गुलाबी होठों की ओर देखा, फिर एक लंबी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट करके उस यादगार जगह से दूर चल पड़ा। जब वे खन्ना हवेली पहुंचे, तो रीमा खन्ना छोटी बहन लिविंग रूम में अकेली बैठी बोरियत से टीवी देख रही थी। जब उसने आर्यन और अपनी दीदी को साथ अंदर आते देखा, तो उसने रिमोट फेंक दिया और खुशी से अपनी दीदी के गले लग गई। दीदी, आप दोनों साथ में क्यों आए? और आर्यन, तुम इतने धूल मिट्टी में क्यों सने हो, क्या कहीं लड़ाई करके आए हो? रीमा ने उत्सुकता से आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, उसका हुलिया देखकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। छोटी बिटिया रानी, मैं तो एक शरीफ इंसान और सीधा सादा लड़का हूँ, मैं लड़ाई क्यों करूंगा? आर्यन ने बेशर्मी से जवाब दिया, हालांकि उस स्पोर्ट्स कार वाले को याद करके उसका मन वाकई उसे पीटने का कर रहा था जिसने उसका मोमेंट खराब किया था। अगर तुम शरीफ हो, तो आसमान से फूल बरसने लगेंगे। अनन्या ने उसे एक तिरछी नजर से देखा। रीमा ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल, तुम शरीफ नहीं हो, तुम तो लोगों को मारते। इससे पहले कि उसके मुंह से नितंब बट शब्द निकलता, छोटी लड़की को होश आ गया और वह चुप हो गई, बाल बाल बच गई वरना राज खुल जाता। अच्छा, छोटी बिटिया रानी, मैं नहाने जा रहा हूँ। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए गंदा हो गया, बस इतना ही, शुभ रात्रि। आर्यन वहां से रफू चक्कर हो गया। उसके सजा वाले मामले के दोनों गवाह अनन्या और रीमा वहां मौजूद थे, एक शब्द भी ज्यादा कहने पर सब कुछ सामने आ सकता था। जब वह अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा खोला, तो आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कुछ गड़बड़ है। उसे अपनी इंद्रियों पर पूरा भरोसा था और अगर किसी ने उसके कमरे की किसी भी चीज को छुआ होता, तो उसे तुरंत पता चल जाता। धत तेरे की, कहीं मेरे कमरे में चोरी तो नहीं हो गई? मेरा रत्न 50 करोड़ का है।
अध्याय 99 मुंबई का रत्न जुआ उत्सव गैम्बलिंग स्टोन फेस्टिवल। कमरे में सबसे कीमती चीज वह शाही हरा रत्न था जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से कम नहीं थी। अगर कोई कुशल कलाकार इससे आभूषण बनाता तो इसे 100 करोड़ से भी ज्यादा में बेचा जा सकता था। आर्यन ने तुरंत अंदर जाकर जांच की और पाया कि अलमारी का ताला बिल्कुल सुरक्षित था, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। चाबी से ताला खोलने पर उसने देखा कि रत्न चुपचाप अंदर रखा हुआ था। शुक्र है कि वह चोरी नहीं हुआ था, आर्यन ने राहत की सांस ली। अगर यह रत्न खो जाता तो वह अनन्या खन्ना के साथ साझेदारी करने के लिए 50 करोड़ रुपए कहां से लाता। उस रत्न के नीचे वह पुरानी खाल का टुकड़ा भी था जिसे आर्यन ने वहीं सुरक्षित रखा था। अगर यह चोरी नहीं थी तो क्या वह छोटी लड़की जिया मार्शल आर्टिस्ट फिर से खिड़की के रास्ते अंदर आई थी। वह पहले भी ऐसा कर चुकी थी, क्या पता फिर से उसका मन कर गया हो। तभी उसकी नजर बिस्तर के तकिए के नीचे दबे एक सफेद कागज पर पड़ी। आर्यन ने उसे उठाकर देखा, उसे याद था कि जाने से पहले वहां कुछ नहीं था, यानी ये किसी और ने रखा था। कागज पर सुंदर लिखावट में कुछ लाइनें लिखी थीं। आर्यन, मैं आज रात तुमसे मिलने आई थी पर तुम कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं जा रही हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पिछली बार शहर के बाहर जो अजीब हमलावर देखा गया था उसका निशाना शायद खन्ना परिवार हो सकता है। मुझे नहीं पता वे दोबारा कब हमला करेंगे। बेहतर होगा कि तुम खन्ना परिवार से दूर रहो या फिर अपना ख्याल खुद रखो। जिया तो वह जिया ही थी। क्या वह वाकई आधी रात को खिड़की से सिर्फ ये बताने आई थी। खन्ना परिवार से दूर रहने की बात पहले शायद मुमकिन थी, लेकिन अब जब वह उनके साथ मिलकर करोड़ों का बिजनेस करने वाला था तो वह इतनी आसानी से कैसे जा सकता था। आर्यन ने सिर हिलाया और उस कागज को मसलकर उसका चूरा कर दिया। वैसे भी जब विदेशी हमलावरों का सामना एक हिंदुस्तानी शेर से होगा तो देखना होगा कि किसे किससे डरना चाहिए। आर्यन तो वाकई उनसे मिलने के लिए उत्सुक था, पर खन्ना परिवार के लिए अफसोस की बात थी, वे इस मुसीबत में कैसे फंस गए। क्या उनके पास कुछ ऐसा कीमती है जो दूसरों को चाहिए। जो भी हो, जब तक वे उसे परेशान नहीं करते तब तक ठीक है, वरना वह उन हमलावरों का जीना मुश्किल कर देगा। आर्यन ने अपने गंदे कपड़े उतारे, गर्म पानी से नहाया और साफ कपड़े पहनकर ताजगी महसूस करने लगा। कुर्सी पर रखी सफेद शर्ट को देखकर, जो काफी गंदी हो चुकी थी, उसने उसे वॉशिंग मशीन में डालने का फैसला किया। जब वह तीसरी मंजिल पर लॉन्ड्री रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या खन्ना और रीमा खन्ना आपस में हंसते बोलते कपड़े धो रही थीं। ये नज़ारा हैरान करने वाला था, क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा कि खन्ना परिवार की बेटियां खुद अपने कपड़े धोती होंगी। मैडम, छोटी बिटिया रानी, यह क्या हो रहा है। आप खुद कपड़े धो रही हैं। आर्यन ने उत्सुकता से अंदर जाते हुए पूछा। दोनों उसकी ओर मुड़ी। रीमा के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी, जबकि अनन्या पहले की तरह ही शांत और गंभीर बनी रही। रीमा हंसते हुए बोली, क्यों, क्या हम कपड़े नहीं धो सकते। किसने कहा कि हमें नहीं आता। नहीं, बस थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा सिर्फ हम जैसे साधारण लोग ही अपने कपड़े खुद धोते हैं, आर्यन ने कंधे उचकाते हुए कहा। हमारी कामवाली दीदी छुट्टी पर गई हैं और जब वे नहीं होती तो मैं कपड़े धोती हूँ। माँ कहती हैं, परिवार चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, जीवन के बुनियादी काम हमें खुद आने चाहिए। रीमा ने बड़ी सावधानी से कपड़े धोते हुए कहा, जिससे लग रहा था कि वह पहली बार ऐसा नहीं कर रही थी। आर्यन ने नहीं सोचा था कि श्रीमती खन्ना ने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए होंगे। जब वह पहली बार खन्ना परिवार में आया था तो उसे लगा था कि रीमा थोड़ी जिद्दी और बिगड़ी हुई है, पर अब वह उसका मेहनती रूप देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बिटिया रानी, आप तो बहुत गुणी हैं। जो भी आपसे शादी करेगा वह बहुत खुशकिस्मत होगा, घर और बाहर दोनों संभालने वाली एक आदर्श पत्नी। सच में। रीमा ने आर्यन की ओर एक शरारती नजर से देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। बाप रे, इतनी छोटी उम्र में ही ये लड़की दिल जीतने में माहिर है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। अहम अहम अनन्या खन्ना ने उनकी नजरों के बीच में खलल डालने के लिए खांसने का नाटक किया। सच तो ये था कि रीमा ही अपनी आंखों से इशारे कर रही थी। मैडम ने आर्यन के हाथ में मौजूद गंदे कपड़ों को देखा और बेरुखी से कहा, अपने कपड़े यहाँ लाओ, मैं धो दूंगी। क्या। आर्यन को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। बड़ी बिटिया रानी खुद उसके कपड़े धोने की पेशकश कर रही थी। क्या कल सूरज पश्चिम से निकलने वाला था। हालांकि उसे कपड़े धोने देने में शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर श्रीमती खन्ना को पता चला तो वे क्या सोचेंगी। खन्ना ग्रुप की प्रेसिडेंट एक बॉडीगार्ड के कपड़े धो रही है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं इसे वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। आप मेरी बॉस हैं, मैं आपसे कपड़े नहीं धुलवा सकता, आर्यन ने जल्दी से मना किया। अनन्या ने उसकी ओर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा और कहा, अब तुम्हें याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तब याद नहीं आया जब तुम बदतमीजी कर रहे थे। कपड़े इधर दो, ये शर्ट मशीन में नहीं धोई जा सकती। मैं इसे खराब करके दोबारा पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती।
उसे याद आया कि कैसे इस बदमाश ने उसे कई बार परेशान किया था, खासकर आज रात सड़क पर, जब वह न जाने क्यों उसे रोक नहीं पाई थी। उसने खुद को समझाया कि शायद वह इसलिए पीछे रह जाती है क्योंकि वह हर बार आर्यन से हार जाती है। इसलिए, इस बार वह अपनी बात मनवाकर उसे हराना चाहती थी। आर्यन को नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है, पर अगर वह धोना चाहती थी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कपड़े उसके टब में डाल दिए और जाने लगा। 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनन्या ने आर्यन को रोका और कहा, इस हफ्ते के अंत में मुंबई में रत्न जुआ उत्सव गैम्बलिंग स्टोन फेस्टिवल है। हमें वहां जाकर रत्नों के कुछ कच्चे पत्थर खरीदने होंगे। नए स्टोव में सिर्फ वह एक रत्न रखना काफी नहीं है, हमें और भी कई तरह के आभूषणों की जरूरत होगी। उसने गौर किया कि रीमा इस खबर से बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, साफ था कि उसे अपनी दीदी से पहले ही पता चल गया था। शायद उसे आज रात के नाटक के बारे में भी पता होगा। मुझे ऐसे मत देखो, दीदी ने मुझे आज रात की सारी बात बता दी है। आर्यन, मुझे पता था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। और दीदी ने वादा किया है कि वे मुझे भी इस हफ्ते मुंबई साथ ले जाएंगी। रीमा ने आंख मारते हुए इशारा किया कि उसे सब पता है। अगर ऐसी बात है, तो ठीक है, आप तैयारी कीजिए, आर्यन ने कहा। वह खुद भी रत्नों के खेल में हाथ आजमाना चाहता था और उसे उम्मीद नहीं थी कि मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। तुम्हें इस उत्सव के नियमों का पता नहीं है। यह उत्सव मुंबई के रॉ जेम कंसाइनमेंट सेंटर में होता है, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, एरिया 1 और एरिया 2। एरिया 1 में साधारण क्वालिटी के पत्थर होते हैं और वह सबके लिए खुला है। एरिया 2 में बेहतरीन क्वालिटी का माल होता है, वहां सिर्फ उन लोगों को जाने दिया जाता है जिनके पास आमंत्रण पत्र इनविटेशन होता है। अनन्या ने एक ही सांस में सब समझा दिया। क्या आपका मतलब है कि खन्ना परिवार को इनविटेशन नहीं मिला? आर्यन उसकी बात का मतलब समझ गया, वरना वह इस बारे में अलग से बात नहीं करती। नहीं मिला, लेकिन अहलावत परिवार को जरूर मिला होगा। अगर हमें इनविटेशन नहीं मिला, तो इसके पीछे अहलावत परिवार का हाथ हो सकता है, अनन्या ने थोड़े गुस्से में कहा, पर वह अहलावत परिवार की चालों के आगे बेबस थी। अध्याय 100, आमंत्रण पत्र खुद चलकर दरवाजे पर आया। मैडम, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मुंबई का रत्न जुआ उत्सव तो दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा आयोजन माना जाता है, और शिकोपुर एक अलग क्षेत्र में आता है। अहलावत परिवार की पहुंच इतनी लंबी तो नहीं होनी चाहिए कि वे मुंबई तक अपनी धाक जमा सकें, है ना? आर्यन को ये बात पच नहीं रही थी। अहलावत परिवार शिकोपुर के स्थानीय गुंडे और रईस हो सकते थे, लेकिन मुंबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र में उनकी कोई खास बिसात नहीं थी। अहलावत परिवार की वाकई मुंबई में कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन रत्न जुआ उत्सव के आमंत्रण पत्र ज्वेलरी एंड जेम एसोसिएशन के जरिए बांटे जाते हैं। जब ये इनविटेशन यहाँ शिकोपुर की ब्रांच में पहुंचते हैं, तब अहलावत परिवार अपना रसूख इस्तेमाल करके उनमें हेरफेर कर सकता है, अनन्या खन्ना ने समझाया। तो ये बात है। आर्यन ने सिर हिलाया, अब उसे सब समझ आ गया था। उसने पलटकर कहा, सपना शर्मा, रत्न नक्काशी संघ की उपाध्यक्ष हैं, उनके पास तो पक्का इनविटेशन होंगे, है ना? हम उनके जरिए एक हासिल कर सकते हैं। धत्तेरे की, हम अहलावत परिवार की इस चाल को कामयाब नहीं होने दे सकते। हे, तुम उतने भी बुद्धू नहीं हो जितना दिखते हो। अगली बार जब हम मिलेंगे, तो हमें इनविटेशन की बात करनी होगी। अफसोस की बात है कि हनुमान काका ने एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें इस तरह की राजनीति और साजिशों से सख्त नफरत है, वरना हम काका के जरिए भी इनविटेशन मंगवा सकते थे। जब अनन्या ने हनुमान काका का जिक्र किया, तो उसने आर्यन की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। आर्यन समझ गया कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन चूंकि यह काम हनुमान काका को पसंद नहीं था, इसलिए वह उन्हें इस सब में घसीटकर परेशान नहीं करना चाहता था। आर्यन की नज़रों में हनुमान काका रत्नों के प्रति समर्पित एक सरल इंसान थे और वह उनकी उस शांति को भंग नहीं करना चाहता था। मैडम, अभी हनुमान काका के बारे में नहीं सोचते। हम सपना शर्मा के जरिए ही कोशिश करेंगे। खैर, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप आराम से फ्रेश हो जाए, छोटी बिटिया रानी, आपको मीठे सपने आए, शुभ रात्रि। आर्यन ने दोनों को हाथ हिलाकर विदा किया और अपने कमरे में जाकर अपनी ऊर्जा बटोरने लगा। शुभ रात्रि। छोटी लड़की ने आर्यन को एक प्यारी सी मुस्कान दी। अपने कमरे में पहुंचकर उसे जिया की चेतावनी याद आई, पर दुश्मन का पता न होने की वजह से उसके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। अभी तो उसे जैसा सवाल वैसा जवाब वाली नीति पर ही चलना था। उस रात ध्यान लगाने के दौरान कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। जब से आर्यन ने एक प्राचीन युद्ध कला के योद्धा का रक्त चखा था, उसके शरीर में जो बदलाव आए थे, उसके बाद से स्थिति स्थिर थी। टीवी पर दिखने वाले उन किरदारों की तरह शायद उसे भी शक्तिशाली बनने के लिए लंबा समय चाहिए था। हालांकि, उसे उस रहस्यमयी महिला योद्धा की याद आई जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आसमान में उड़ सकती थी। आर्यन को वाकई जलन हो रही थी, वह खुद कब उड़ पाएगा। तुम्हें दुनिया दिखाने ले जाऊंगा, तुम्हें बादलों के पार ले जाऊंगा। आर्यन के सपनों की दुनिया का सबसे बड़ा शौक यही था। ये रईसी झाड़ने, स्पोर्ट्स कार चलाने या लड़कियों को घुमाने से कहीं ज्यादा रोमांचक था।
उस रात आर्यन ने सपना देखा कि उसके पंख निकल आए हैं और वह रीमा खन्ना और जिया के साथ हजारों मील ऊंचे आसमान में उड़ रहा है। लड़कियां भावुक हो रही थीं और आर्यन बस उस पल का मजा लेने ही वाला था कि तभी अचानक मैडम ने अपना हवाई जहाज ऊपर से निकाला और आर्यन को बादलों से नीचे पटक दिया। हड़बड़ा कर आंख खुली तो देखा कि खिड़की से तेज रोशनी आ रही थी। पिछली रात हाईवे पर हुई उस घटना के रोमांच की वजह से ही शायद उसे ऐसे अजीब सपने आ रहे थे। नाश्ते के वक्त पता चला कि अनन्या खन्ना पहले ही ऑफिस जा चुकी है। वह महिला वाकई बहुत मेहनती थी। नए स्टोर को शुरू करने के लिए उसे कई चीजें खुद संभालनी पड़ रही थीं। मेज पर सिर्फ रीमा खन्ना बची थी। आर्यन उसे देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि कल रात सपने में उसने उसके साथ। खैर, सुबह जिया क्लास में नहीं थी। आर्यन को नहीं पता था कि वह क्या कर रही है, पर उसे इतना जरूर पता था कि उसके स्कूल आने का मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं था। उसके नाम के अलावा वह उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं जानता था। 2 लेक्चर खत्म होने के बाद आर्यन को अनन्या का फोन आया। उसने बताया कि सेठ धनसुख ने अपने आदमी भेजकर तहखाने से वे कच्चे रत्न उठवा लिए हैं और पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। अनन्या की आवाज सुनकर लग रहा था जैसे उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। काफी सवाल जवाब के बाद आर्यन ने उसे सौदे की पूरी कहानी सुनाई। दूसरी तरफ अनन्या काफी देर तक खामोश रही और फिर उसने बहुत ईमानदारी से उसका शुक्रिया अदा किया। आर्यन को उसका शुक्रिया नहीं चाहिए था। वह तो बस खन्ना परिवार की मदद करना चाहता था ताकि रीमा खन्ना इसी तरह बेपरवाह और खुश रह सके। साथ ही अहलावत परिवार को करारा जवाब देना और उस जहरीली दवा वाली घटना का बदला लेना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। हालांकि आर्यन अहलावत परिवार को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, खासकर तब जब आकाश अहलावत और सूरज ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची थी। दोपहर में स्कूल खत्म होने के बाद आर्यन हमेशा की तरह मैडम को लेने पहुंचा, क्योंकि शाम को उसे सपना शर्मा का इलाज भी करना था। ऑफिस के दरवाजे पर उसका स्वागत सेक्रेटरी वर्मा ने अपनी उस आकर्षक ड्रेस में किया। अरे वर्मा जी, एक दिन बाद मिल रहे हैं, आप तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, आर्यन ने दिल से कहा। सेक्रेटरी वर्मा ने उसे नजरअंदाज किया और आगे चलने लगी, पर आर्यन ने उसके चेहरे के कोने पर एक दबी हुई मुस्कान देख ली। वह समझ गया कि उसे उसकी तारीफ पसंद आई है। आर्यन, जाकर कपड़े बदल लो, अनन्या ने हमेशा की तरह उसी आदेश देने वाले अंदाज में कहा। उसे शायद आर्यन के लिए कपड़े खरीदने का शौक हो गया था। इलाज के लिए जाते समय कैजुअल कपड़े पहनना उसे ठीक नहीं लग रहा था। कपड़े बदलने के बाद अनन्या ने ज्यादा बात नहीं की, वह फिर से अपने उसी दबंग सीईओ वाले अंदाज में आ गई थी और आर्यन को भी शांति पसंद थी। इस बार जब वे सिटी ब्यूटी स्टोर पहुंचे, तो सपना शर्मा और विजय गौड़ पहली मंजिल पर ही उनका इंतजार कर रहे थे। ये कल के मुकाबले काफी अलग और सम्मानजनक व्यवहार था। हे आर्यन भाई, आपको आज रात फिर से तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, विजय गौड़ ने आर्यन से बड़ी गर्मजोशी और थोड़े संकोच के साथ हाथ मिलाया। विजय जी, अगर सपना दीदी जल्दी ठीक हो जाती हैं, तो मेरे कई बार आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सपना दीदी को इतना रिलैक्स देखकर लग रहा है कि कल के इलाज का काफी असर हुआ है, आर्यन ने विनम्रता से कहा। आर्यन भाई, असर थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हुआ है। इतनी कम उम्र में तुम्हारी डॉक्टरी वाकई काबिले तारीफ है। मैं तो दंग हूँ, सपना ने पूरे उत्साह के साथ कहा। कल के मुकाबले उनके चेहरे पर एक नई चमक थी और वे काफी सहज महसूस कर रही थीं। कहते हैं कि बीमारी जाने के बाद शरीर में जो हल्कापन आता है, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, पर आर्यन सपना के मूड को समझ पा रहा था। हंसते बोलते वे सब छठी मंजिल पर पहुंच गए। इस बार मसाज के दौरान सपना काफी शांत और सहज थी, जिससे साफ था कि वे अब आर्यन की तकनीक पर पूरा भरोसा करने लगी थीं। वैसे आर्यन, इस हफ्ते के अंत में मुंबई में रत्न जुआ उत्सव होने वाला है। चूंकि तुम और अनन्या रत्नों के बिजनेस में हो, तो तुम्हें वहां जाकर अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। टब के किनारे आराम से लेटी सपना ने सहजता से बात छेड़ी। सपना दीदी, मेरा जाने का बहुत मन है, पर मेरे पास इनविटेशन नहीं है, आर्यन ने दुखी होने का नाटक किया, जबकि मन ही मन वह उछल रहा था। कोई उसके सोने के लिए खुद मखमली तकिया लेकर आया था, इससे बेहतर और क्या हो सकता था।